हेलो दोस्तों, वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज वॉल्यूम 6। फाइनली हमारा बेचारा क्लाइन मोरेटी बच गया। कैसे बचा, क्या हुआ, ये सब स्टोरी में सुनो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो आगे के एपिसोड सुनने के लिए। तुम लोग ना एपिसोड लाइक कर रहे हो ना सब्सक्राइब। ऐसा ना करो मेरी जान, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं ये सिलसिला कंटिन्यू रखूं। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1165 द ग्रैंड लाइनअप ए आमून का तमाशा 167 ओवर 1310। आमून बोल रहा था और उसके पीछे वाले बड़े से वॉर्टेक्स से पैटर्न वाले ट्रांसपेरेंट टेंटिकल्स निकले और उसकी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को लपेट लिया। आंख झपकते ही वो काली थ्रेड्स बिना कोई टक्कर किए उठ गईं और इसी के साथ एक के बाद एक अजीब मॉन्स्टर हवा में लटक गया, जैसे सुखाने के लिए लटकाए गए सुअर के पीसेस लग रहे थे। आमून के आसपास की सारी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कब का छिन ली गई थी। जब जराथुल ने अटैक किया तो उसके एक और फिसलने वाले टेंटिकल ने वॉइड में कुछ खोजना शुरू किया। चंद सेकंड्स में ही एक आदमी आ गया। उसके लंबे चेस्टनट रंग के घुंघराले बाल, नीली आंखें, ऊंचा नाक, पतले होंठ और एक बहुत ही शानदार मुस्टैच थी। पहना था एक डार्क रेड कोट जिसमें जंग लगा गोल्डन थ्रेड्स थे। ये और कोई नहीं, इंटिस का पहला एम्परर रोजेल गुस्ताव था। जैसे ही ये ज्ञान का बादशाह रियल वर्ल्ड में आया, उसने बड़े हो गए आमून को देखा और उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स सिंबल्स बन गए। उसे कोई चिंता नहीं थी कि आमून उसका अटैक छीन लेगा, क्योंकि उसने काफी बेकार का ज्ञान कलेक्ट कर रखा था। चाहे आमून उसे छीन ले या फोर्स करे, उसका दिमाग फूट ही जाता। जब रोजेल का प्रोजेक्शन पूरी तरह बना, जराथुल के टेंटिकल से एक और आदमी आ गया। एक जवान चेहरा पर लंबे बाल आधे सफेद थे जो हवा में उड़ रहे थे। अंधेरे में आधा चेहरा छुपा था और आधा दिख रहा था। ये एक ऐसा एंजल था जिसे क्लाइन जानता नहीं था। उसके अंधेरे और जिंदगी से थके हुए आंखें थीं, चेहरे पे थिक शॉर्ट काले बाल थे। वो एक साथ बूढ़ा और जवान, सेंसिबल और पागल लग रहा था। वो तुरंत ही कीड़ों का एक झुंड बन गया, जिसमें से जराथुल जैसे ट्रांसपेरेंट स्मूथ टेंटिकल्स निकले। जाहिर है, ये भी सियर पाथवे का ही एंजल था। उस वक्त क्लाइन आसमान में हो रही घटना को सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था, पर उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ने कुछ फेमिलियर सा फील कराया। जराथुल ने जो दूसरा एंजल बुलाया था, वो एक पुराने भगवान का बेटा था, एंटीगोनस फैमिली का असल बाप दादा। ये उसकी द हाफ फूल बनने से पहले की हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन थी। जराथुल ने इस टाइम पीरियड में काफ़ी तैयारी कर रखी थी। जब एंटीगोनस अपनी पूरी मिथिकल क्रीचर फॉर्म में आया, आसपास का माहौल फिर से बदल गया। अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे उसकी अपनी जिंदगी हो, और वो उस बड़े ब्लैक रोब, पॉइंटेड हैट और मोनिकल वाले आमून की तरफ बढ़ने लगा। उस अंधेरे के दायरे में सारे मॉन्स्टर कठपुतलियां बन गए। ऐसा लग रहा था एंटीगोनस ने अपनी मेमोरीज से पुराने डिवाइन किंगडम का एक हिस्सा रियल वर्ल्ड में ला दिया था, ताकि आमून और क्लाइन को अलग कर सके। ये भी एक मिरेकल था। जब ये मिरेकल हुआ, जराथुल के टेंटिकल्स ने इतिहास की धुंध से तीसरा प्रोजेक्शन निकाला। ये एक काले आर्मर वाला नाइट था, चौथी सदी के सोलोमन एम्पायर का डेमीगॉड, जिसका इतिहास में कोई खास नाम नहीं था, पर उसका एक और आइडेंटिटी था। वो रेड एंजल सेना का मेंबर था, जिसका सरदार किंग ऑफ एंजल्स मेडिसी था। इस सेना में हर मेंबर मेडिसी के माइंड से जुड़े थे और एक हो सकते थे। यानी अगर मेडिसी उनकी ताकत जोड़ सकता था, तो वो अपनी ताकत भी उस पूल में दे सकते थे। एक स्कॉलर ऑफ योर यूनिकनेस से जुड़ी किसी चीज को नहीं बुला सकता, चाहे वो अपना सीक्वेंस बढ़ा ले, पर ये रूल वैसा ही रहता है। मगर सीयर्स इस रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करने के तरीके ढूंढते हैं। क्लाइन ने गॉडेस को बुलाया था और जराथुल ने रेड एंजल सेना के एक मेंबर को बुलाया था। उस वक्त वो प्रोजेक्शन मेडिसी का एक हिस्सा था। वो काले आर्मर पहने नाइट मैदान पर आया। उसने आसपास देखा और जोर से हंसकर बोला, अरे छोटू कावा, क्या वो पंख फिर से उबाएं जो मैंने जलाए थे? क्लाइन को शक था कि इतने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शंस को मेंटेन करना उसके बस की बात नहीं थी। अगर ऐसा ना होता तो उसे लगता कि उसने अपनी ताकत बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया था। वो 2 एंजल्स बुलाता, फिर अपने प्रोजेक्शन से 2 और एंजल्स और एक और प्रोजेक्शन, और ऐसे ही चलता रहता, एंडलेस सप्लाई। उसी वक्त एवरनाइट चर्च की लीडर आरियाना का शरीर धुंधला हुआ और छुप गया। फिर वो अचानक जाइगेंटिफाइड आमून के पीछे प्रकट हुई और अपनी हड्डी की तलवार से अटैक किया। आमून को 5 एंजल प्रोजेक्शंस के अटैक का फायदा उठाते हुए क्लाइन ने मॉन्स्टर्स को अपनी कठपुतलियां बनाना शुरू किया, उन्हें अपनी तरफ कर लिया। उसने मुंह खोला और बैंग की आवाज निकाली।
एयर कैनन्स उसकी तरफ आने लगे। साथ ही क्लाइन ने अपनी पॉकेट से एक ऑलरेडी एक्टिवेटेड फ्लेयरिंग सन चार्म निकाला। उसे यकीन नहीं था कि वो ऐसे बार बार के अटैक्स से बच पाएगा। धमाकों के बीच क्लाइन ने अचानक एक टिक टॉक की आवाज़ सुनी। पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक सी गई, फिर वापस नॉर्मल हो गई। फिर उसने देखा कि अंधेरे आसमान में एक बड़ा सा छेद हो गया। वहां से एक धारा शुद्ध गर्म सनलाइट की आई और एक गोल्डन चार्म को रोशन कर दिया। वो फ्लेयरिंग सन चार्म था। वो आग के गोलों में बदलकर रेड एंजल सेना के उस डेमीगॉड को लपेट लिया। जबकि उसका टारगेट क्लाइन नहीं था, गलती से उसने दूसरे को अटैक कर दिया। और सारा ज्ञान जो रोजेल गुस्ताव ने इंजेक्ट किया, एंटीगोनस का मिरेकल, आरियाना की तलवार, जराथुल के टेंटिकल्स, सबका टारगेट भी गलत होकर उसी मेडिसी के उस सबऑर्डिनेट पर चला गया। कहीं ना कहीं मेडिसी की विल वाले प्रोजेक्शन के दिमाग में पहले एक्सप्लोजन हुआ। उसका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन भी गायब हो गया। फिर भारी अटैक्स की बौछार में वो तुरंत ही गायब हो गया। पॉइंटेड हैट और क्लासिकल मैजिक रोप पहने पता नहीं कब आमून नॉर्मल इंसान के साइज में आकर मैदान के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपना राइट हैंड उठाया और अपना क्रिस्टल मॉनिकल एडजस्ट किया। उसके पीछे वो पुराना धब्बेदार घड़ी का फैंटम फिर से प्रकट हुआ। उसकी सबसे लंबी सेकंड हैंड एक अलग ही स्पीड से आधा चक्कर घूम गई। 1 सेकंड से भी कम समय लगा, पर इस उजाड़ मैदान की हर चीज से लगभग 10 से 20 सेकंड छीन लिए गए। एंटीगोनस का प्रोजेक्शन गायब हुआ, फिर रोजेल का प्रोजेक्शन धुंधला हुआ। आखिरकार जराथुल और आरियाना के प्रोजेक्शंस भी खत्म हो गए। उन्हें मेंटेन करने का टाइम छीन लिया गया था। क्लाइन, जो तीसरी बार सुसाइड करने ही वाला था, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। उसने सोचा था कि ब्लास्फीमर आमून 5 एंजल प्रोजेक्शंस को टैकल करेगा। आखिर वो सिर्फ प्रोजेक्शंस ही तो थे। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने कैजुअली, इतनी आसानी से सब खत्म कर देगा कि उसे सुसाइड करने का भी मौका ना मिले। उसने अपना ट्रम्प कार्ड यूज किया था और इस नतीजे के लिए किया था। उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा टूट गई है। आमून ने अपना मॉनिकल एडजस्ट किया और एक कदम आगे बढ़कर उसके सामने आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सारे वो अपनी असली बॉडीज में होते तो मुश्किल होती, मगर हिस्टोरिकल वाइड प्रोजेक्शन का एक बड़ा वीकनेस है और किसी चीज की प्रॉब्लम को पकड़ना, वही तो मैं सबसे अच्छा करता हूं। उस समय के फरिश्ते को देखते हुए, जिसकी मुस्कुराहट वैसी ही थी और चेहरे पे खुशी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, क्लाइन का दिल धीरे धीरे डूबने लगा, जैसे किसी खाई में गिर रहा हो। उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हुई और उसके दिमाग में तस्वीरें तेजी से गुजरने लगीं। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आने के बाद आमून ने कपड़े बदले थे। मॉडर्न एस्थेटिक वाले कपड़ों से क्लासिक मैजिक रोब और पॉइंटेड हैट पहना था। फिर वो ने भागने और रोकने का खेल सुझाया था। वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था और किसी मिसहैप की चिंता नहीं थी। अपने विचार तेज करते हुए क्लाइन का गला सूख गया और उसने धीमी खराश वाली आवाज में कहा, तुम असली हो। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आने के बाद तुम्हारी असली बॉडी अवतार से मिल गई। उसे पक्का शक था कि जो उसके सामने खड़ा है वो आमून का असली रूप है, असली ब्लास्फीमर, पूरी तरह का किंग ऑफ एंजल्स। मॉनिकल वाले आमून के होंठ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना? सत्य जानकर तेरा चेहरा वही एक्सप्रेशन है जो मैं इस खेल में देखना चाहता था। उसने साफ साफ मान लिया कि वो असली है। वो मरॉडर पाथवे के यूनिकनेस के साथ पैदा हुआ था, देवताओं के नीचे वालों में बेनजीर था। ये मतलब था कि जब तक कोई असली देवता ना आ जाए, चाहे क्लाइन कितनी भी कोशिश कर ले, आमून के हाथों से बच नहीं सकता। और ये फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स है। यहाँ का एक ही एक्टिव देवता है, ट्रू क्रिएटर, और उससे सेफिरा कासल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। भावनाओं की आशा के बाद बार बार निराशा होने के बाद जब उसे असल बात का यकीन हुआ तो उसने अंतिम निराशा का एहसास किया। अगर टैरो क्लब, मिस जस्टिस, लियोनार्ड वगैरह का सवाल ना होता और उसे ये ना पता होता कि आमून धोखे में एक्सपर्ट है, तो उसने हार मान ली होती और ब्लेस्ड बनने की इच्छा जताई होती। जब हार ही जाना है तो अपोनेंट के साथ मिल जाना नॉर्मल बात है ना? ऐसे सोचते हुए उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसे आमून के पहले के शब्द याद आए। ये उसकी आंखें चमकी और वो पूरी तरह से शांत हो गया। आमून की तरफ देखते हुए उसने आराम से अपना शरीर खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मार दो। चैप्टर 1116 उसका नाम। उजाड़े मैदान पर, जो अभी भी ग्रे पीले धुंध से ढका हुआ था, बिजली का एक और कौंधा चमका। उसने उस जगह को रोशन किया जहां अभी एक एंजल लेवल का युद्ध हुआ था, और उसके चेहरे पर बने शांत स्माइल को भी उजागर किया। अमोन ने उसे कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर अपना मोनोकल एडजस्ट करते हुए मुस्कुराया। क्या तुम कुछ और नहीं बोल सकते? ऐसा लगता है तुम्हें नई उम्मीद मिल गई है। क्लाइन की मुस्कुराहट नहीं बदली।
उसने अपनी मुट्ठी नाक तक उठाई और एक हाथ अपनी पॉकेट में डाला। मुझे अभी अचानक समझ आया। देखो, तुम्हारी असली बॉडी के साथ ये खेल खेलना इतना डीमोरलाइजिंग नहीं है। उल्टा इससे ये पता चलता है कि तुम मेरी तकदीर छीन नहीं सकते। ओ, अमोन मुस्कुराया, ऐसे टोन में बोला जैसे उसे इंतजार है कि क्लाइन आगे क्या कहेगा। क्लाइन हंसकर बिना किसी झिझक के बोला, नहीं, तो जैसे ही मैं फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आता, तुम सीधे मेरी तकदीर छीन लेते और सेफिरा कासल के नए मालिक बन जाते। चाहे तुम भागने रोकने का खेल खेलना ही चाहते, तो पहले मेन गोल हासिल कर लेते, फिर खेलते। इससे तुम कोई खतरा ना उठाते। और जब मैं अपनी मरने जीने की क्षमता और अपनी असली तकदीर खो चुका होता, तो बचने के लिए और जोर लगाता। सच है, गॉड ऑफ मिसचीफ खतरे को नजरअंदाज करके भी कुछ कर सकता है, एक्साइटमेंट के लिए। लेकिन तुम अभी भी गॉड ऑफ डिसीट हो। ये कहकर क्लाइन ने अमोन के चेहरे पर एक भी हिलावट नहीं देखा, थोड़ा रुका। मुझे पता है, तुम दूसरों की तकदीर छीन सकते हो, लेकिन कुछ कर सकना और करना दोनों अलग बातें हैं। इसके लिए रिस्क असेसमेंट चाहिए, फायदे नुकसान का विश्लेषण चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी तकदीर सीधे छीनना नहीं चाहते। इससे तुम्हें सेफिरा कासल की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उसके असली मालिक के वापस आने के ट्रॉमा का सामना करना होगा। तुम जैसे किंग ऑफ एंजल्स के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। जरा सा चूक हुई तो खत्म। इसलिए तुम एक चाखा ढूंढ रहे हो। तुम्हें सेफिरा कासल चाहिए, बिना उसके बुराइयों के। और इसके लिए मेरी इजाजत चाहिए। ये कहते हुए क्लाइन को अपने पिछले जन्म में कंप्यूटर वायरस का एक्सपीरियंस याद आया। वो वायरस हमेशा नॉर्मल बनकर उसे इजाजत देने के लिए बेवकूफ बनाते थे। ये वाली बात कुछ वैसी ही थी। क्लाइन की बातें सुनकर अमोन ने उसे देखा, कुछ नहीं बोला। उसने सीधे अपना क्रिस्टल मोनोकल एडजस्ट किया। क्लाइन मुस्कुराता रहा और आगे बोला, जब से तुमने मुझे पैरासाइट किया है, तुम एक बड़ा स्कैम रच रहे हो। एक तरफ तुमने मुझे अपना ब्लेसेड बनने का विकल्प दिया, बताया कि तुम्हारी असली बॉडी मेरी तकदीर झेल लेगी, जिससे मेरा मन भारी हो गया। इसके बाद की यात्रा में तुमने मुझे बार बार उम्मीद दिखाई और तोड़ी, कभी कभी टाइम लिमिट भी दी, जिससे मैं बेसोचे एक मौका पकड़कर सांस ले सका। फिर तुमने सफर अचानक छोटा कर दिया, मेरे प्लान्स की धज्जियां उड़ा दी। आखिर में तुमने ये पत्ता खोला कि तुम असली हो, मुझे निराशा के खाई में ढकेला ताकि मेरी इच्छा शक्ति टूट जाए और मेरा मेंटल डिफेंस गिर जाए। मैं पूरी तरह से टूटकर तुम्हारा ब्लेसेड बन जाऊं और उस छिपी हुई डील को मान लूं। सब कुछ सुनकर अमोन अचानक हंस पड़ा और अपने हाथ उठाकर धीरे से ताली बजाई। वह याद पूरी तरह सही पकड़े। लेकिन लगता है तुम रिक समस्या भूल गए। मैंने कहा था कि एक काफी सुरक्षित जगह पर मेरी असली बॉडी देखोगे, तब तुम्हारी तकदीर छीन ली जाएगी। अभी हम अंतिम मंजिल पर नहीं पहुंचे तो मैं खतरा क्यों उठाऊं? क्लाइन का चेहरा थोड़ा सज गया, फिर वापस रिलैक्स हो गया। मुझे उम्मीद है कि वहां कैसे अलग घटनाएं होंगी। उसने अमोन के स्टाइल में ही जवाब दिया। असली किंग ऑफ एंजल्स ने अपना मोनोकल एडजस्ट किया और मुस्कुराकर एक तरफ इशारा किया। जल्दी ही, आधे घंटे से कम में पहुंच जाएंगे। वो आधे घंटे एग्जैक्टली कितना है? क्लाइन को अमोन के धुंधले वर्णन पर स्वाभाविक शक था। अमोन ने अपनी ठुड्डी खुजलाई और हंसकर कहा, आधा घंटा। क्लाइन ने उस दिशा में देखा जिधर अमोन ने इशारा किया था। उसे सिर्फ गहरी अंधेरी दिखाई दी और कुछ नहीं। एक बिजली का कौंधा अमजाड़े मैदान पर गुजरा, लेकिन उसके आगे भी मोटी ग्रे पीली धुंध थी। बैकलैंड, एम्प्रेस बरो, हॉल फैमिली की आलिशान विला में 2 दिन के हुंगामे के बाद ऑड्री की जिंदगी में थोड़ी शांति वापस आई। इससे उसे राजा की हत्या के पीछे की सच्चाई के बारे में और उत्सुकता बढ़ी। ये सोचकर कि मिस्टर फूल ने आज की गैदरिंग कैंसिल होने का इशारा किया है, ऑड्री ने पहले ही इस शक्ति को प्रार्थना करने और द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो से संपर्क स्थापित करने का निर्णय किया। जब उसने सूजी की तरफ देखा तो कुत्ता तुरंत रूम से बाहर निकल गया। जाते वक्त पैर से दरवाजा बंद किया और बाहर बैठ गया। ऑड्री बैठ गई, प्रार्थना की स्थिति बनाई और प्राचीन हर्मीज भाषा में उच्चारण किया, द फूल दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एज। बैकलैंड, ईस्ट बरो, एक 2 बेडरूम रेंटल अपार्टमेंट में। तुम्हें क्या लगता है आज गैदरिंग होगी? कोई फॉर्मल नोटिस नहीं आया? फॉर्ज ने अपनी लेडीज पॉकेट वॉच निकालकर खोलकर देखी। शियो ने सिर हिलाया, पता नहीं। फॉर्ज अब और बैठी नहीं रही, वो घूमने लगी, बेचैनी से अपने आप से बोलते हुए। मिस्टर वर्ल्ड ने जवाब नहीं दिया, मिस्टर फूल ने भी जवाब नहीं दिया। ये कहते हुए फॉर्ज ने अपनी दोस्त शियो की तरफ देखा,
जो कुछ हैम खा रही थी। जल्दी से बोली, शियो, क्यों ना तुम मिस्टर फूल को प्रार्थना करके पूछो कि क्या गैदरिंग आज टाइम पर होगी। शियो ने भौंचो कर सिर पे लिया, फॉर्क नीचे रखा और हां में सिर हिलाया। ठीक है। उसे भी स्थिति थोड़ी अजीब लग रही थी। उसने हाथ जोड़े ठुड्डी के नीचे रखे। शियो ने गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में कहा, द फूल दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एज। बैकलैंड, नॉर्थबरो, सेंट सैमुअल कैथीड्रल के नीचे चाइनीज गेट के पीछे एक कमरे में। एमलिन व्हाइट ने आंख खोली। अपने सपने से परेशान था। उसने सैंग्विन एंसेस्टर लिलिथ का सपना देखा था। सपने में वो लाल अंगूर की बेलों से घिरे एक कासल में फंसा हुआ था, जहां से वो चाहे कितना भी कोशिश करे निकल नहीं पा रहा था। बाद में ऊपर एक तंग खिड़की से उसने बाहर लाल चांद और आधे लाल चांद को ढके हुए बैट के पंख देखे। सैंग्विन की धारणाओं में ये अतीत देवी लिलिथ के प्रतीकों में से एक था। इसके तुरंत बाद एमलिन उत्साहित होकर ऊपर उड़ गया। उस तंग खिड़की को खोलने की कोशिश की। शीशे के नीचे उसने एक तारो कार्ड पाया। कार्ड पर एक शानदार कपड़े पहने लड़के की तस्वीर थी। उसने भव्य हेडगियर पहना हुआ था। कंधी पर एक छड़ी थी जिसके आखिर में एक बिस्तर का बंधना लट्टा था और एक कुत्ता पीछे पीछे आ रहा था। द फूल कार्ड। इस पॉइंट पर एमलिन का सपना अचानक खत्म हो गया। एक सैंग्विन विस्काउंट होने के नाते उसमें सपनों का बेसिक विश्लेषण करने की क्षमता थी। मेरी स्थिति के कारण ही यह सपना आया होगा। वो तारा ने मुझे इंसानी खून दिया ही नहीं। मैं सच में एंसेस्टर की कृपा का लक्ष्य हूं। वो मुझे इशारा कर रही हैं कि अगर मैं अपनी मुश्किल से निकलना चाहता हूं तो मुझे मिस्टर फूल की मदद लेनी होगी। आज कौन सा दिन है? छोड़ो, मैं प्रार्थना कर लेता हूं। इस तरह मैं जल्दी ही निकल जाऊंगा। एमलिन ने उम्मीद से बैठकर भक्ति से उच्चारण किया, द फूल दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एज। ऊपर धुंधले भूतिये रंग के ऊपर जस्टिस, जजमेंट और द मून से संबंधित 3 लाल तारे फूलने और सिकुड़ने लगे, प्रकाश छोड़कर लहरें पैदा करने लगे। वो पहले से मौजूद अंधेरा लाल लहर में मिल गए, जिससे रहस्यमय मायाकाश में कंपन एकदम तेज हो गया। कंपते हुए वो लहर प्राचीन और भव्य महल में छा गई। लंबे धब्बेदार टेबल के आखिर में द फूल की सीट के पीछे रहस्यमय प्रतीकों को रोशन करने लगे। इसने नई लहरें और गुंजन लाईं, साथ ही एक भिनभिनाहट। लंबे धब्बेदार टेबल के आखिर में द फूल की सीट के पीछे भी रोशनी आई। कॉन्टॉर्टेड लाइंस और प्यूपिललेस आई से बने उलझे हुए प्रतीक बाहर बढ़ने लगे, परतदार और अति 3 आयामी बन गए। अंधेरा लाल लहर उसकी ओर आकर्षित हुई और द फूल की ऊंची कुर्सी पर एक आकार बना दिया। यह आकार इतना स्टेबल नहीं था। कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा होकर बिखरता था। अपना रूप संभाले रखना मुश्किल था। धुंध से ढके उजाड़े मैदान पर क्लाइन ने थोड़ा रुककर आसमान में गुजरती बिजली को देखा। फिर उसने नजर वापस खींच ली। हाथ में लैंटर्न पकड़े वो अमोन के साथ अनंत मैदान के गहराइयों में जाने लगा। जितना आगे जाते जमीन उतनी ही गहरी खाइयों से भरी थी। उनकी गहराई भी बढ़ती जा रही थी। 10 मिनट बाद एक और बिजली का कौंधा आसमान पर चमका। जरा दूर क्लाइन ने एक आंख वाले राक्षस को देखा जो आसपास घूम रहा था। वो 10 मीटर ऊंचा था। उसके शरीर पर सड़े हुए पाक के निशान थे। उसकी आंख अंदर धसी थी और बेजान। जाहिर था कि वो मर चुका था। फिर भी वो घूमता रहा। उसके शरीर से ग्रे पीला धुआं निकल रहा था, जो हवा में मिलकर मैदान की धुंध बना रहा था। विशाल मैदान को ढकने वाला ग्रे पीला धुंध असल में इसी नीले काले राक्षस से ही पैदा हो रहा था। जायंट किंग आउरमिर का सबसे छोटा बेटा, द गॉड ऑफ ग्लोरी ब्लेडल। उसने मेरे बाप को सामने ही बद्दुआ दी थी और इस जगह हमेशा भटकने की सजा पाई। हालांकि वो कैटेक्लिज्म में मर चुका है, पर खुद को आजाद नहीं कर पाया। अमोन ने राक्षस को देखते हुए मुस्कुराया। अगर मैंने तुम्हें होने वाले नुकसान को नहीं छीमा होता तो तुम ब्लेडल के मरने के बाद बने धुन से प्रभावित हो जाते। तुम एक ऐसा अभिशप्त प्राणी बन जाते जो इस क्षेत्र में भटकता रहता। क्या मैं तुम्हें धन्यवाद दूं? अचानक क्लाइन को लगा जैसे वो एक मिथ में प्रवेश कर गया है। अमोन उसे लेकर आगे बढ़ता गया। जल्दी ही वो उस नीले काले एक आंख वाले राक्षस के करीब पहुंच गया। जहां वो राक्षस भटक रहा था वहां एक अति गहरी खाई थी। बिजली चमकते ही उसके तले में एक मोटी और विशाल ग्रे सफेद इमारत नजर आई। एक झलक में ही क्लाइन की पलकें थोड़ी सी फड़क गईं। उसे वो दृश्य याद आया जब उसने अनशैडोड क्रूसिफिक्स का डिविनेशन किया था। अगर उसे याद है तो यही वो जगह है जहां से प्राचीन सूर्य देवता, सिटी ऑफ सिल्वर के सृष्टिकर्ता अमोन और एडम के पिता ने प्रकट हुए थे। क्या यही वो सुरक्षित जगह है जिसका अमोन ने जिक्र किया था? क्लाइन का दिल दुब गया। इस वक्त पॉइंटेड हैट और मोनोकल वाला अमोन खाई के किनारे तक गया। अपनी पीठ उस ग्रे सफेद इमारत की तरफ करके उसने हाथ थोड़े फैलाए
और मुस्कुराकर कहा, ये वो पवित्र स्थान है जहां मेरे पिता को जगाया गया था। इसमें वो इतिहास दफन है जो मैं ढूंढ रहा हूं। मेरे पिता ने मुझे बताया कि इस जगह का एक प्राचीन नाम है, जो कि है। जब एक सिल्वरी बिजली आसमान को चीरती हुई गुजरी तो काले रोब वाले अमोन ने रुककर अपने हाथ और फैलाए और गंभीर लहजे में कहा, चेरनोबिल। चेरनोबिल। आमोन के शब्द सुनते ही क्लाइन का पहला रिएक्शन था शॉक का। जब वो उस नीली काले एक आंख वाले राक्षस के पास जा रहे थे, उसने काफी पॉसिबिलिटीज सोची थीं, पर ऐसे नाम की कभी उम्मीद नहीं थी। यह ऐसा था जैसे किसी प्राचीन ऑयल पेंटिंग में मशीन गन दिख जाए या नॉवल की कहानी साइंटिफिक पेपर में। यह अत्यंत अविश्वसनीय विरोधों से भरा हुआ था। अगले ही सेकंड उसे वो मजेदार बात याद आई कि प्राचीन सूर्य देवता ने अपनी पसली से डार्क एंजल ससरीर पमाया था, पर अपने सबसे बड़े बेटे का नाम एडम रखा था। उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि यहां भी कुछ ऐसा ही है, और वो हंस नहीं सका। जिस आमोन की ताकत इतनी है कि वो रियल वर्ल्ड में एक बग जैसे है, एक किंग ऑफ एंजल्स जो हमेशा अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल रखता है, उसने इतनी गंभीरता से ये नाम उच्चारण किया। इससे क्लाइन अपनी हंसी रोक नहीं सका। वैसे भी उसे अपने आप को रोकने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा होगा अगर वो शर्मिंदा होकर गुस्से से मुझे मार दे। आमोन का आज जो स्वभाव है, उसका बड़ा हिस्सा प्राचीन सूर्य देवता की परवरिश के तरीके से जुड़ा है। क्लाइन के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने अपनी अंदर की हंसी बयान करने की तैयारी कर ली। इसी लम्हे एक और चांदी की बिजली आसमान पर चमकी, गहरी खाई को रोशन किया। इससे क्लाइन ने फिर से तले वाली ग्रे सफ़ेद इमारत देखी। ये एक ऐसी इमारत थी जो फोर्थ, थर्ड और सेकेंड इपॉक के आज के स्टाइल से बिल्कुल अलग थी। धड़। क्लाइन का दिल तेजी से सिकुड़ा फिर फैला। जो स्माइल उसने अभी बनाई थी उसके चेहरे पर जम गई। धड़ धड़। जब उसने अपनी धड़कन सुनी तो अचानक उसकी दुनिया के बारे में उसका कॉमन सेंस दिमाग में आया। 12 महीने का साल, 365 डेज का साल, लीप ईयर भी होता है। 24 घंटे का दिन, 60 मिनट का घंटा, 60 सेकंड का मिनट। ये पक्का एक ग्रह है। आसमान में सूरज और चांद है। धड़क धड़क धड़क। क्लाइन के इंस्टिंक्ट ने उसे आगे सोचने से रोका, पर उसके मन की गहराई में एक आवाज थी। क्या सच में कभी ट्रांसमाइग्रेट नहीं हुआ? मैं हमेशा से ही अर्थ पर था, बस भूतिए धुंध के ऊपर वाले लाइट डोर से इतनी देर लटक गया कि मैं इस युग का नहीं रहा। जब ये विचार बना तो अनेक डिटेल्स जो उसने ध्यान नहीं दिए थे, वॉल्केनो की तरह उसके दिमाग में उबल पड़े। सोनिया सी के सबसे पूर्वी सीमा पर देवताओं के युद्ध के खंडहर में प्रवेश करने से पहले प्राचीन कुएं के आसपास सांप स्टील की गिरी हुई इमारतें हैं। वो इंसानों ने छोड़ दी थीं। नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट का आकार ओवरऑल नॉर्थ और साउथ अमेरिका जैसे है, मगर दोनों भूमिखंड को जोड़ने वाली गर्दन का बड़ा हिस्सा किसी ताकत ने मिटा दिया है, जिससे कॉम्प्लिकेटेड और टेढ़ी मेढ़ी सी रूट्स वाला बर्जर्क सी बना। और सोनिया आइलैंड उत्तर की बड़ी भूमिखंड जैसे है जो दक्षिण को भाग गई। मिडसी शायर नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स जैसे है जो फैला और जुड़े हुए हैं, जैसे किसी बड़े एस्टेरॉयड के प्रहार से गुजरे हों। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के पहाड़ और नदियां बहुत बदल गए हैं, मगर ओवरऑल आकार शायद पहचाना जा सकता है। अगर ऐसा है तो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट जहां एल्व्स आते हैं और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स चेरनोबिल से संबंधित होंगे। समुद्री खजानों की धारणाओं में न्यूइन्स नाम की एक खोई हुई सभ्यता है जो फॉग सी में कहीं डूब गई। जायंट किंग के माता पिता इंसान थे। सैंग्विन एल्व्स भी इंसानों से ही आए लगते हैं। मेरे 2 सवाल थे। क्यों सेफिरा कासल अर्थ से ट्रांसमाइग्रेट्स को पकड़ता है? क्यों सब मेरे युग के लोग थे? इससे भी समझाया जा सकता है। 2-3 सेकंड के छोटे स्पैन में ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में बिजलियां फूट रही हैं। इससे उसके होंठ थोड़ा थर्रकने लगे, जैसे वो अपने अनुभव के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा हो। पर इस दुनिया का चांद लाल है। नक्षत्र अर्थ से थोड़े अलग हैं। मैं एस्ट्रोनॉमी का शौकीन नहीं, साफ याद नहीं, मगर एम्परर ने सेवेंट पाथवे की दवाइयां पी थीं। अगर कॉस्मोस बिल्कुल एक जैसे होते तो उसने पहले ही ढूंढ लिया होता। क्लाइन के दिमाग में विरोधी विचार आए। वो एक मजबूत लंगर की तरह थे जो आंधी में उसकी नाव को बंदरगाह से दूर जाने से बचा रहे थे। पर 1 सेकंड बाद उसे 2 लाइनें याद आईं। एक वचन एक भयानक भविष्यवाणी थी जो उसने पिछले जन्म में ऑनलाइन पढ़ी थी। जब तारे सही होंगे तो केओस नीचे से उठेगा और महान प्राचीन एक जाग उठा। दूसरी थी, चांद से सावधान रहो। ये भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं गढ़ी गई थी। जब तारे सही होंगे इसलिए पहले वाले अंतर आए। क्लाइन ने आमोन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसका शरीर भी थर्रकने लगा। उसने बहुत जोर लगाया, फिर अंदर से गहरा सांस लिया।
शायद मैंने अपना घर कभी नहीं छोड़ा, पर कभी वापस नहीं पहुंच पाऊंगा। जब उसने ये समझा और अनुभव किया तो भूतिए धुंध उसके सामने खामोश प्रकट हो गई। इस बार वो सीधे फर्स्ट इपॉक के अंत और सेकंड इपॉक की शुरुआत से संबंधित वेनिंग फॉरेस्ट के सामने खड़ा था। पहले के अलग उसके सामने वाला अनंत भूतिए धुंध अब खाली नहीं था। धुंध की गहराई में बहुत दूर टूटे हुए प्रकाश के बिंदु जले हुए थे। वो बीकन की तरह थे जो इतिहास का रास्ता रोशन कर रहे थे। उन्होंने क्लाइन को आगे बढ़ाया, हजारों साल पीछे या और भी दूर। फिर उसने चमकती नीली काली लाइट डोर देखी, उसके ऊपर लटकते हुए पारदर्शी कीड़ों के कोख देखे और टी शर्ट और ढीले पतलून में खुद को देखा। एक अदृश्य हवा चली और डोर के नीचे वाला भूतिए धुंध परतों में खुलता गया, शहरों को प्रकट करता गया। वहां ऊंची स्काई स्क्रेपर्स थीं, हर तरह की गाड़ियां खड़ी थीं जो पैदल चलने वालों के साथ जम गई थीं। एक के बाद एक ये शहर ग्रे सफ़ेद धूल से ढके हुए थे। कई इमारतें गिर चुकी थीं, टूटे हुए स्टील के सिरे बाहर निकले हुए थे। कुछ गाड़ियां अंदर से दबी हुईं, कुछ टूट चुकी थीं, कुछ मेटालिक पैनकेक्स जैसी चपटी हो गई थीं। गुजरने वाले बेजान लग रहे थे, जैसे वैक्स फिगर्स। ये दृश्य देखकर क्लाइन रुक गया और तेज निगाहों से देखा। उसे बहुत साफ पता था कि ये दुनिया अर्थ थी। उस लम्हे उसने स्कॉलर ऑफ द ईयर की दवाई पूरी तरह हजम कर ली। अचानक क्लाइन की चेतना रियल वर्ल्ड में वापस आई। उसे एहसास हुआ कि सेफिरा कासल से उसका संबंध और मजबूत हो गया है। भिन्न भिनाहट की आवाज़ों के साथ टैरेट क्लब के मेंबर्स की प्रार्थनाओं से पैदा हुई गुंजन की इंटेंसिटी बढ़ गई। पहले वो उनके माध्यम से भूतिए धुंध के ऊपर सेफिरा कासल को महसूस कर सकता था और देख सकता था कि द फूल की सीट पर बैठा क्लाइन किसी तरह का संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, उस अंधेरे लाल टेढ़े मेढ़े आकार से जो बन रहा था। एक पल में उसे अनुभव हुआ, अब उसे जाप या 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लेने की जरूरत नहीं थी। बस एक विचार से उसका स्पिरिट बॉडी सेफिरा कासल में प्रवेश कर सकता था, उस आकार के साथ एक हो सकता था। यह बिल्कुल सही मौका था भाग निकलने का। उसे इस बात पर विस्मय करने की फुर्सत नहीं थी कि यह दुनिया अर्थ है। ये मानते हुए कि आमोन को इस विकास का पता नहीं होगा, क्लाइन ने तुरंत सेफिरा कासल की तरफ कूदने का विचार किया। इसी लम्हे उसकी आंख के कोने में नुकीली टोपी वाले, मोनोकल वाले, क्लासिक मेज रोब वाले आमोन को देखा, जिसके होंठ एक ऐसी स्माइल पर मुड़े थे जो अनंत खुशी बयान कर रही थी। क्लाइन का दिमाग अचानक फट गया। उसके सारे विचारों पर आमोन की मानसिक विकृतियों ने कब्जा कर लिया। वो मिस्टर डोर की दहाड़ से कम भयानक नहीं थे। क्लाइन की स्किन पर वर्म्स ऑफ स्पिरिट के उभरने के निशान दिखने लगे। वो नियंत्रण खोने की किनारे पर था। उसके शरीर में एक 12 हिस्सों वाला वर्म ऑफ टाइम बाहर निकल आया और एक आमोन का फैंटम बन गया, जो काले मेज रोब, समान नुकीली टोपी और क्रिस्टल मोनोकल पहने था। उसने क्लाइन को सतही रूप से पैरासाइट किया था, उसके विचारों की निगरानी के लिए नहीं, बल्कि मौके पर गहराई से पैरासाइट करके स्थिति का नियंत्रण करने के लिए। उसने इस मौके को छीन लेना था। शुरुआत में आमोन ने गहराई वाले पैरासाइट का इस्तेमाल किया था, एक मुख्य लक्ष्य के साथ कि एक वर्म ऑफ टाइम को सतही रूप से पैरासाइट किया जाए, बिना सेंट को इसका पता चले। आमोन प्रोजेक्शन ने पलटकर क्लाइन की तरफ देखा, जो उसकी पागल बातों से बिखरे विचारों को सीधा नहीं कर पा रहा था। उसने अपने असली रूप जैसी ही स्माइल दिखाई। उसके होंठ धीरे से ऊपर उठकर अनंत खुशी का भाव लिए थे। उसने पलटकर अदृश्य संबंध का इस्तेमाल करते हुए भूतिए धुंध के ऊपर सेफिरा कासल की तरफ छलांग लगाई। ये स्थिति उसके द्वारा डेरिक बर्ग को पैरासाइट करने और द सन के लाल तारे का इस्तेमाल करके भूतिए धुंध की दुनिया में घुसने की कोशिश करने जैसी ही थी। पर इस बार सेफिरा कासल के अंदर कोई नहीं था जो उसे शुद्ध कर सके, दरवाजा बंद कर सके, आमोन को रोक सके। ये एक शानदार कारनामा था। ये था गॉड ऑफ डिसीट। चैप्टर 1168 मियर एंकर्स। आग झपकते ही अमोन को भूतिए धुंध और ऊपर वाला प्राचीन भव्य महल दिख गया। उसके लिए बस हाथ बढ़ाना बाकी था, अंतिम रुकावट से गुजरना और सचमुच सेफिरा कैसल को छूना, सीधे उस स्थान पर कब्जा कर लेना और मूल रूप से उसे छीन लेना। पर उसी पल अमोन फैंटम के ऊपर एक विशाल नीली काली हाथ अचानक प्रकट हुआ, उसे सेफिरा कैसल में प्रवेश करने से रोका। अमोन की प्रोजेक्शन ने स्वाभाविक रूप से सर घुमाया और हाथ की दिशा में देखा। उसे वो पाक से ढका एक आंख वाला राक्षस दिखा जो बहुत पहले मर चुका था। गॉड ऑफ ग्लोरी के रूप में जाने वाले ब्लेडल ने अपनी अद्भुत ऊंची आंख में अब भी जिंदगी का कोई निशान नहीं दिखा रहा था। ग्रे पीले धुंध की श्राप उसके शरीर से निकल रही थी, लेकिन पहले से अलग था। उसके पीठ के पीछे कुछ आदर्श काली नलियां थीं। वो अनंत दूरी तक फैली हुई थीं, पता नहीं कहां से जुड़ी हुई। धम!
ऊंचा नीली काला राक्षस ने तुरंत शाम के ऑरेंज लाल प्रकाश से बनी एक चौड़ी तलवार बनाई। उसे एक हाथ में पकड़कर उसने उस गहरी खाई के किनारे पर अमोन के शरीर के पास वार मारा। जायंट किंग का ये सबसे छोटा बेटा, जो श्राप से मरा था, हजारों साल तक बेमकसद भटकने के बाद अचानक से अपने आप में सोची न जाने वाली ताकत दिखा रहा था। ट्वाइलाइट स्वॉर्ड ने वॉइड को चीर दिया और समय के फरिश्ते अमोन के खड़े होने की जगह से कूद गई। उसने आसपास की हर चीज को चीर दिया, एक ऐसी आंधी में बदल दिया जो इस उजाड़े मैदान को तबाह कर सकती थी। अमोन ने हिलावट नहीं की और वहीं खड़ा रहा। चाहे ऑरेंज लाल तलवार की आंधी कितनी भी तीव्र हो, उसने उसे बिल्कुल चोट तक नहीं पहुंचाया। ऐसा लग रहा था उसने इस दुनिया में किसी और गलती का इस्तेमाल किया है। मगर इस स्थिति में अमोन अब क्लाइन के दिमाग में अपनी पागल बातें नहीं भेज पा रहा था, जिससे आखिरकार उसे थोड़ी शांति मिली। अपने नियंत्रण खोने की आशंका को नजरअंदाज करते हुए उसने साफ और असली आसपास और प्रार्थनाओं की परतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी चेतना को वापस पाया। फिर उसने तुरंत भूतिए धुंध के ऊपर द फूल की सीट पर बैठी अंधेरी लाल मूर्ति से गुंजन स्थापित की और एक नया संबंध बनाया। उसने सेफिरा कैसल वापस जाने में कोई झिझक नहीं दिखाई। और इसी पल भूतिए धुंध के ऊपर घुसने की कोशिश कर रहा अमोन का फैंटम गॉड ऑफ ग्लोरी ब्लेडल के नीली काले हाथ से रोका गया था। उसे उस विशाल आवरोह को चीरने में तुरंत सफलता नहीं मिली। मोनोकल पहने किंग ऑफ एंजल्स ने अपना मुंह खोला और एक नाम बोला, एवरनाइट। हाँ, ये एवरनाइट गॉडेस की तरफ से मदद आ रही थी, लेकिन बेवजह नहीं थी। ये मानते हुए भी कि क्लाइन को इस मामले पर पूरा भरोसा नहीं था, उसने हमेशा इसे अपने ट्रम्प कार्ड्स में से एक रखा। उसका बस इतना विश्वास था कि शायद ये काम नहीं करेगी, सफल होने की संभावना बहुत कम है। इसे बस अपनी सबसे निराश स्थिति में एक झलक भरी उम्मीद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में प्रवेश करने और अपने लिए सोचने का थोड़ा समय मिलने के बाद उसने अपने लिए उपलब्ध संसाधन ढूंढने की कोशिश की। फिर उसे कुछ याद आया, सिटी ऑफ सिल्वर के पिछले चीफ का मामला। इस डीमन हंटर ने सीक्वेंस 3 फेरी मैन ऑफ द डेथ पाथवे बदलने की कोशिश की थी, पर अंत में वो अपने बनाए मौसोलियम के अंदर एक राक्षस बन गया था। ये आदर्श काली नलियों से जुड़ा था और ऐसी घटना न्यूमिनस सेक्ट के आर्टिफिशियल डेथ में देखी गई थी। यानी सिटी ऑफ सिल्वर के पिछले चीफ का बदलाव आर्टिफिशियल डेथ से जुड़ा था। इससे एक चीज सीधी समझाई गई कि किसी अनजान कारण से फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स पर प्रभाव डालने वालों में ट्रू क्रिएटर के अलावा आर्टिफिशियल डेथ भी शामिल थी, जो एक खास स्तर तक जिंदा हो चुकी थी। और अब आर्टिफिशियल डेथ कुछ मायनों में एवरनाइट गॉडेस ही थी। इस विचार के आधार पर क्लाइन को शक था कि गॉडेस डेथ पाथवे की यूनिकनेस का इस्तेमाल करके किसी हद तक फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स की कुछ चीजों पर प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा सिटी ऑफ सिल्वर के पिछले चीफ के मामले में सिर्फ 3 लोग शामिल थे। एक थे करंट चीफ कोलिन इलियाड, डेमीगॉड एल्डर वेट चिरमॉन्ट और शेपर्ड एल्डर लोविया। वो या तो सीक्वेंस 4 सेंट्स थे या ट्रू क्रिएटर के एक महत्वपूर्ण भक्त थे। ये मुमकिन नहीं था कि उन्हें बिल्कुल एहसास न हो कि उन्हें अमोन ने पैरासाइट कर लिया है। और वो एक आदमी जिसे इस घटना का प्रतिफल पाया, वो था द फूल की निगरानी में डेरिक बर्ग। वो भी अमोन का पैरासाइट नहीं था। यानी अमोन को सिटी ऑफ सिल्वर के पिछले चीफ की काली आदर्श नलियों वाली अनुकूलता के बारे में पता नहीं था। ये मुख्य था। इसलिए चाहे उसे ये अंदाजा हो कि एवरनाइट गॉडेस ने डेथ पाथवे की यूनिकनेस हासिल कर ली है, जिससे गॉड ऑफ कॉम्बैट की तीव्र प्रतिक्रिया हुई, उसे ये नहीं पता था कि इससे फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में अनजाने परिणाम आएंगे। इस ज्ञान के साथ क्लाइन ने कुछ काम जानकारी से किए, भावना की कमी के बावजूद। फीनिक्स पर विश्वास करने वाले शहर में उसने डेथ पाथवे के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ली, एक निशान छोड़ने की आशा में। जरातुल की हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को बुलाने के बाद उसने मौका मिलते ही आत्महत्या नहीं की। एक तरफ वो डर रहा था कि अमोन के पास उसे रोकने की क्षमता होगी और उसकी दूसरी व्यवस्था पर प्रभाव डालेगी। दूसरी तरफ उसने सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट आरियाना की प्रोजेक्शन बुलाकर एवरनाइट गॉडेस को सही स्थिति के बारे में सूचित करने की कोशिश की। इन 2 कामों को पूरा करने के बाद क्लाइन को पता नहीं था अंतिम परिणाम क्या होगा। उसने ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया था कि अमोन का अवतार उसके असली शरीर से बदल गया था। जब वो अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचा और भटकती हुई फरिश्ते की लाश देखी, तो उसे कुछ याद आया ही था कि अमोन के परिचय ने उसे विचलित कर दिया। उसे अब तक यह एहसास हुआ कि गॉडेस ने बहुत पहले ही डेथ पाथवे की यूनिकनेस के माध्यम से इस जायंट किंग के छोटे बेटे पर कुछ नियंत्रण हासिल कर लिया था। उसने सहानुभूति से इस श्रापित फरिश्ते का उपयोग करने का मौका इंतजार किया, और फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में भरी छिपाव की ताकतों ने उसके आदर्श काली नलियों को अच्छी तरह छिपा दिया।
अचानक भूतिए धुंध के ऊपर वाले प्राचीन महल में लंबे धब्बेदार टेबल के आखिर में द फूल की सीट पर जो अंधेरी लाल तारे टेढ़ी मेढ़ी होकर बिखर रही थी, वो ज्ञानी चेहरे वाले, काले बाल और भूरी आंखों वाले क्लाइन की आकृति में आ गई। एक विचार से क्लाइन की चेतना और स्पिरिट बॉडी सेफिरा कैसल वापस आ चुकी थी। इसके बाद उसने अपने शरीर और सेफिरा कैसल के बीच के गहरे संबंध का, साथ ही टैरो क्लब के सदस्यों की प्रार्थनाओं का इस्तेमाल करके गुंजन के प्रभाव को बढ़ा दिया। फिर उसने अपने आप को देखा, शीशे जैसी आंखें, नियंत्रण खोने के किनारे पर। उसने अमोन की प्रोजेक्शन देखी जो एक गलती का इस्तेमाल करके नीली काली हाथ से गुजर चुकी थी। मोनोकल वाले अमोन ने सर उठाया और द फूम की सीट पर बैठे क्लाइंट से आंख मिलाई। क्लाइंट ने सी सेप्टर को बुलाया और उसे उठाया। पूरा भूतिए धुंध खौल उठा। सारा सेफिरा कैसल कांप गया। विशाल मात्रा में भयंकर ताकत इकट्ठी हुई, बिजली के प्रवाह में बदल गई। एक साथ जले नीले रत्नों ने एक रोशनी भेजी जो प्रवाह की तरह बही, अमोन के अधिकारों और उसके अपने शरीर को डुबो दिया। गहरी गरज की आवाज आई। भयंकर चांदी की बिजली ने जो कुछ भी ढका था उसे चीर दिया। अमोन की प्रोजेक्शन बिखर गई और क्लाइन का शरीर तबाह हो गया। आखिरकार उसने आत्महत्या में सफलता हासिल कर ली। इस हमले को पूरा करने के बाद भूतिए धुंध के ऊपर ऊंची कुर्सी पर बैठा क्लाइन ने सेफिरा कैसल और रियल वर्ल्ड के बीच का संबंध तुरंत काट दिया, ताकि अमोन का असली शरीर कोई नई आपत्ति पैदा न कर सके। इसके तुरंत बाद उसने मौजिज़े का इंतजार शुरू किया, अपने मरने के बाद जीने का। गहरी खाई के किनारे, जिसके तले ग्रे सफेद इमारतें थीं, अमोन के असली शरीर ने क्रिस्टल मोनोकल को एडजस्ट किया, ब्लेडल को जिंदा रखे श्राप छीन ली। नीली काली राक्षस तुरंत साध होने लगा। जल्दी ही हड्डियों का ढांचा रह गया। आदर्श काली नलियां नहीं टिक सकीं, बल्कि अंधेरे की गहराई में वापस खिंच गईं। पॉइंटेड हैट और क्लासिक काले रोब में अमोन वहीं खड़ा रहा। उसने सर उठाकर कुछ सेकंड्स तक खामोश आसमान की तरफ देखा, जैसे इतिहास की धुंध के पार सेफिरा कैसल को देख रहा हो। अंत में उसने क्रिस्टल मोनोकल को पकड़ा और खुद से कुछ बोलते हुए उसके होंठ ऊपर उठ गए। दिलचस्प। प्राचीन महल में लंबे धब्बेदार टेबल के आखिर में द फूल की सीट पर क्लाइन बैठा। उसने ध्यान से नीचे भूतिए धुंध को देखा। उसने देखा कि वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके शरीर के साथ तबाह हो गए थे, अनजाने में ही हिस्टोरिकल वॉइड में प्रवेश कर गए थे। वो बीती हुई वर्म्स ऑफ स्पिरिट के साथ मिलकर साकार हो गए। बस क्लाइन को सेफिरा कैसल से इरादा करना था और ये वर्म्स ऑफ स्पिरिट तुरंत ही इतिहास की धुंध से निकलकर रियल वर्ल्ड में उसका शरीर फिर से बना सकती थीं। मरने के बाद जीने का मौजज़ा मूल रूप से बीती ताकत का एक गहरा इस्तेमाल है। चमत्कार बीती और भविष्य की सहायता से होते हैं। क्लाइन ने भौंकर सोचा और मिरेकल इन्वोकर में मौजज़ा कैसे आया उसका विश्लेषण करने की कोशिश की। कुछ सेकंड्स तक सोचने के बाद उसने तुरंत अपना ध्यान वापस खींचा और सेफिरा कैसल में खुद को जिताने की कोशिश की। फिर उसे एक समस्या नजर आई। उसका शरीर सिर्फ रियल वर्ल्ड में जीत सकता है, और वो भी उसके अवशेष के खास दायरे में। उसका स्पिरिट बॉडी भूतिए धुंध के ऊपर पैदा हो सकता है, पर क्लाइन का स्पिरिट बॉडी तबाह नहीं हुआ था। वो द फूल की ऊंची कुर्सी पर बैठा था। बीती से मदद मिली। अब इस्तेमाल की जा रही मरने के बाद जीने की संख्या वो है जो मैं मिरेकल इन्वोकर बनने के बाद पाऊंगा। लगता है अब सिर्फ एक मौका बचा है। अमोन अब मेरी लाश की रक्षा कर रहा होगा। मुझे इस संकट से निकलने का तरीका सोचना होगा। उसका समय का भाव इंसान से अलग है। वो बहुत सहानुभूति वाला गॉड ऑफ मिसचीफ है। हाँ, मेरी ये स्थिति सिर्फ 3 दिन तक ही संभाल सकती हूं। उस समय के बाद बीती से ताकत उधार लेकर जीना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर बिल्कुल न हो सका तो मैं बस अपना शरीर छोड़कर एक अनडेड बन जाऊंगी। क्लाइन के विचार तेज भागने लगे। चाहे वो कुछ परेशान था, पर वो पिछले कुछ दिनों में अपनी सबसे आरामदायक स्थिति में था। आखिरकार वो लगभग निराश स्थिति से निकल आया था। उसने ऊंची कुर्सियों की तरफ देखा जिनकी पीठ पर प्रतीक चमक रहे थे, और फूलते सिकुड़ते अंधेरे लाल तारों को। क्लाइन ने सांस छोड़कर आराम से अपनी कुर्सी के पीछे तक झुक गया। वो अपनी मुस्कुराहट को नहीं रोक सका। ये है मेरे एंकर्स। चैप्टर 1169 क्लाइन की योजना। वो फ्लिकर करते अंधेरे लाल रोशनी ने क्लाइन के दिल को थोड़ा सा गर्म किया। उसने महसूस किया कि वो उतना अकेला नहीं है और कोई उसे याद करता है। जब वो आदर्श ओवरलैपिंग प्रार्थनाओं की आवाज़ें और साफ और असली और हुंगामे वाली होती गईं, उसे एहसास हुआ कि सेफिरा कैसल उसे बुला रहा है और दोनों की बीच वाली रेजोनेंस बढ़ रही है। जब टैरो क्लब के सब मेंबर्स ने अपनी प्रार्थनाएं पूरी कर ली, तो क्लाइन को एक आधा अधूरा सा एहसास हुआ कि वो कभी भी सेफिरा कैसल में जा सकता है, अपनी चेतना को वहां तुरंत प्रकट कर सकता है। लेकिन वो अभी भी उस आखिरी रुकावट से रोका हुआ था।
ये समस्या आखिरकार तब सुलझी जब उसने स्कॉलर ऑफ यॉर की दवाई पूरी तरह हजम कर ली। इसी वजह से उसे मौका मिला कि वो सेफिरा कैसल वापस आ सके, अमोन के गॉड ऑफ ग्लोरी ब्लेड गिल की आरोह को चीरने से पहले। सिर्फ 2 दिन के अंदर टैरो क्लब के सब मेंबर्स ने प्रार्थना कर दी। जनरली ऐसी कोइंसिडेंस नहीं होनी चाहिए। कुछ तो ठीक है, पर कुछ लग रहा गॉडेस और विल से प्रभावित थे। मैं लकी था, इसीलिए नेचुरली अच्छा डेवलपमेंट हुआ। ध्यान से सोचने पर उसे समझ आया कि कुछ हिस्से बिल्कुल अनरीजनेबल थे, लेकिन इसको समझाया जा सकता है और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। अपनी बैठने की स्थिति थोड़ी बदलते हुए क्लाइंट की नज़र धीरे धीरे गहराई में खो गई। चाहे उस वक्त उसे लगा कि घर वापस नहीं जा पाएंगे, जब उसने लाइट डोर और कोकून्स देखे, फिर भी कंफर्म होने पर कि ये दुनिया उसका पहला घर है, उसकी उम्मीदें बिल्कुल टूट गईं। सवेरे की रोशनी अंधेरे में घूट गई। तब द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा को ऑनरिफिक नाम बनाना मेरा स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने दिया हुआ एक संदेश था। मेरी चेतना की गहराई में शायद मैंने कुछ महसूस किया था। हाँ, मुझे याद है कि मैं नींद में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, लेकिन कुकून में लटकते वक्त मैं टी शर्ट और ढीले पतलून पहने कैसे था? क्लाइंट में भौंकर भूतिए धुंध के नीचे देखा। जब उसने इतिहास की धुंध में प्रकाश के टुकड़ों का कारण ढूंढा, तो उसने उस भाग्यशाली रात की हर डिटेल को याद करने की कोशिश की। आखिरकार उसे संबंधित इतिहास का हिस्सा मिला। जो मिंगरुई, जो टी शर्ट और ढीले पतलून पहने था, ने डिनर से पहले लक एनहांसमेंट रिचुअल सेट किया। उसने 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लिए और द इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स जैसे जाप किए। उसकी यादों में तब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इतिहास का दृश्य ऐसा नहीं था। जो मिंगरुई ने 4 स्टेप्स पूरे किए और रिचुअल खत्म किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें बेजान सी हो गईं। इसके बाद उसने बेजान सी हालत में खाना खाया। उसने किताबें पढ़ीं, ड्रामास देखे और फोन को ऐसे छेड़ा जैसे कोई पहले से तय किया हुआ प्रोग्राम पूरा कर रहा हो। आखिरकार जो मिंगरुई सिंक के पास आया और आईने में अपनी बेजान आंखों को देखा। उसने दांत साफ किए, चेहरा धोया और बेड पर चला गया। इस पूरे प्रोसेस में उसने अपनी टी शर्ट और ढीले पतलून नहीं बदले। उसने ब्लैंकेट ओढ़ी और आंखें बंद कर ली। ज्यादा देर नहीं हुई, एक तेज रोशनी और तेज हिलना शुरू हुआ और संबंधित इतिहास का दृश्य खत्म हो गया। क्लाइन अपनी जगह से हिल नहीं सका। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी आंखों के पास रब किया, खुद पर हंसा। तो ये सोच के लक एनहांसमेंट सेरेमनी के बाद कोई बदलाव नहीं आया और सब नॉर्मल था, बस मेरा खुद का नतीजा था। असल में मेरा शरीर पहले से ही कुछ एनॉमलीज एक्सपीरियंस कर चुका था। अगर पहले की बात होती तो वो इस सत्य से भय और डर महसूस करता, लेकिन इतनी बार शॉक और अपनी वर्ल्ड व्यू के गिरने के बाद ऐसी छोटी सी बात उसके अंदर कोई तेज लहरें पैदा नहीं कर पाई। लेकिन इसे ढूंढने के बाद एम्परर की ट्रांसमाइग्रेशन, जो एक रहस्यमय सिल्वर प्लेट खरीदने का नतीजा था, और ट्रांसपेरेंट कुकून्स में लटकते हुए स्पिरिट बॉडीज में से एक के पास मोबाइल फोन होने के साथ क्लाइंट को तुरंत उस वक्त हुए का कुछ अंदाजा लग गया। शायद सेफिरा कैसल का मालिक असली दुनिया को प्रभावित कर रहा था। लक एनहेंसमेंट रिचुअल रहस्यमय सिल्वर प्लेट, म्यूटेट मोबाइल फोन्स वगैरह को फैला रहा था। जो कोई भी इन्हें पाता और कुछ जरूरी प्रोसीजर करता, वो कभी न कभी भूतिए धुंध के ऊपर खींच लिया जाता, लाइट डोर से लटक जाता। ये एक रैंडम सिलेक्शन था, किसी स्पेसिफिक टारगेट की तरफ नहीं था। पता नहीं मैं लकी था या अनलकी, लेकिन इसका नाम क्विंटेसेंशियल डिविनेशन एंड आर्केन आर्ट्स ऑफ द क्विन एंड हान डायनेस्टी क्यों रखा गया? क्या ये प्रभावित इंसानों ने रैंडमली सोचा था या सच में क्विन और हान डायनेस्टी के जमाने से आया था? ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर जब तारे सही होंगे वाली भविष्यवाणी सच है और अगर वो क्रिएटर द ओल्डेस्ट वन से मिलती है, तो वो हमेशा से जमीन के नीचे गहरी नींद में जिंदा था। वो प्राचीन समय में भी ऐसा ही था, जो प्राचीन से भी पुराना समय था। और सेफिरा कैसल कहते हैं कि उसके शरीर के हिस्सों का एक प्रकट रूप था। ये कोई सैंक्चुरी या एस्केप पॉड नहीं है। शुरुआत में दी ओल्डेस्ट वन एक तरफ जागने और दुनिया तबाह करने का इंतजार कर रहा था, और दूसरी तरफ वो असली दुनिया को थोड़े से कांस्टेंट फ्लक्चुएशन से प्रभावित कर रहा था। रिचुअल फैलाने और दूसरी व्यवस्था करने से क्या ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? वो भविष्यवाणी शायद उससे प्रभावित हुए इंसानों ने बनाई थी। क्लाइन ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और लंबे धब्बे-दब वाले केबल के किनारे को हल्के से थपथपाया। एक ऐसी उलझन में फंस गया जो अभी के लिए सुलझाई नहीं जा सकती। जल्दी ही उसे एक स्टेटमेंट और कुछ चीजें याद आईं। वो स्टेटमेंट थी, जो अलग होगा वो मिलेगा और जो मिलेगा वो अलग होगा।
वो चीजें थीं, प्राचीन सूर्य देवता अमोन और एडम के बाप ने जानबूझकर उसका नेगेटिव पर्सनैलिटी अलग किया। बियॉन्डर जो ग्राउंड के करीब होते या किसी करप्शन का सामना करते, वो धीरे धीरे एक नया सेल्फ बनाते। चांद पर पहुंचने के बाद एम्परर रॉसेल की पर्सनालिटी बदल गई बिना उसको एहसास हुए। 22 बियॉन्डर पाथवेज के मिले जुले थे, जैसे डेमोनिस और हंटर। शायद क्रिएटर द ओल्डेस्ट वन कॉन्ट्रडिक्शंस का एक अमेलगमेशन था, और वो इस समस्या को सिर्फ नींद के जरिए ही शांत कर सकता है। क्लाइन का एक खास अंदाजा था, लेकिन वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। उसे ये भी यकीन नहीं था कि क्या वो दी ओल्डेस्ट वन, जो जब तारे सही होंगे जागता है, जो उसके पिछले जन्म की मिथिकल लेजेंड में बताया गया था, वही क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स है जो आज की मिथ्स में सब कुछ में बिखर गया। इसके लिए ज्यादा क्लूज और ज्यादा एविडेंस की जरूरत है। वो बस अपने अंदाजे और इमेजिनेशन पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं कोई विजनरी तो नहीं हूं, क्लाइन ने खुद पर हंसकर सोचा। फिर उसने ऊपर देखा। वहां लगभग पूरी तरह से भूतिए नथिंगनेस थी। कुछ ग्रे सफेद बादल तह रहे थे। मुझे अभी भी काफी चीजें कंफर्म करनी है, जैसे क्या वो एल्फ्स का घर लेजेंडरी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है और कोई वहां क्यों नहीं जा सकता। उसके सवाल का जवाब था लंबी खामोशी। वो धीरे से पीछे तक झुक गया और अपनी बाहें आर्म रेस्ट पर रख दीं। कुछ मिनटों बाद क्लाइन ने आंखें बंद कीं और एक विचार आया, या बोल सकते हैं उसने निर्णय लिया। जब मैं सफलता से जीता तो मैं फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में कुछ वक्त रहूंगा, कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। जैसे एम्परर रॉसेल ने कहा था, काफी जवाब फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में है। ब्लास्फीमर अमोन ने यहां 1000 साल से भटक कर फर्स्ट एपॉक के आगे का इतिहास खोजा। इसके अलावा अगर मैं फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में ईस्ट की तरफ जाता रहूं तो शायद लेजेंडरी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पहुंच जाऊं। क्लाइन ने प्राचीन महल के बाहर देखा, दूर तक। उसके लिए फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में कुछ वक्त रहना भी एक स्ट्रैटेजी है। कम से कम ये अमोन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे वो बाहर की दुनिया में गहमैन स्पारो को लॉयन या बैकलैंड में ढूंढने के लिए अपने अवतारों को नहीं भेजेगा। इससे मेरे जानने वालों को खतरा होगा। शुक्र है अमोन के वो अवतार जो जानते थे कि मैं सॉफ्ट हार्टेड हूं, खत्म हो गए। संबंधित जानकारी भी कंसीलमेंट की वजह से फैल नहीं पाई। अगर ऐसा नहीं होता तो अमोन सीधे बेंसन, मेलिसा, लियोनार्ड और मिस जस्टिस की जिंदगियों का इस्तेमाल करके मुझे धमका सकता था। मैं उसका नतीजा सोच भी नहीं सकता। है किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक जो गुड लक चलाता है, आखिरकार अपनी ताकत दिखा ही दी। फ्यू, चाहे मैं फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से निकलना चाहता हूं, अभी मेरे पास कोई हल नहीं है। मुझे डार्क एंजल के सोने वाली जगह में घुसना होगा। क्लाइन ने सिर हिलाया और सोचा कि चाहे वो जीत भी जाए तो उसे हर तरह के खतरों का सामना करना होगा। चाहे कैसे भी सोचूं, एक स्कॉलर ऑफ योर एक किंग ऑफ एंजल के पीछे पड़ने पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। मामले की कुंजी ये है कि एवरनाइट गॉडेस अभी भी डेथ पाथवे की यूनिकनेस हजम कर रही है। वो सिर्फ लिमिटेड मात्रा में ताकत फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में भेज सकती है। एक बार एंजल ऑफ टाइम, जो एरर की अथॉरिटी रखता है, तैयार हो जाए तो आज जैसा काम करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक तरफ मुझे दूसरे पॉसिबल मौजूदों से मदद लेनी होगी। जब मैं जीता तो मैं अपने मरियनेट का यूज करके लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, एटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के ऑनरिफिक नाम का जाप करूंगा। देखते हैं क्या उनके पास फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आने का कोई तरीका है। उन्होंने पहले प्राचीन सूर्य देवता को खाया था, इसीलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अमोन सेफिरा कैसल हासिल कर ले। दूसरी तरफ जबकि स्कॉलर ऑफ योर की दवाई पूरी तरह हजम हो गई है, मुझे मिरेकल इन्वोकर बनने का विचार करना चाहिए। बस मुझे एंजल की स्टेटस और एक पूरे मिथिकल क्रीचर बनने की जरूरत है। मेरी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। कम से कम मैं अमोन की पागल बातों को उसके असली शरीर के सामने एक बार झेल सकूंगा। क्लाइन ने निर्णय लिया कि जब उसका स्पिरिट बॉडी रिकवर हो जाए तो वो मीडियम का यूज करके हॉर्नासिस माउंटेन रेंज के मेन पीक पर मौजूद भयंकर मैग क्लस्टर को देख सके और वहां से मिरेकल इन्वोकर के संबंधित ज्ञान हासिल कर सके। बहुत संभावना है कि वो द हाफ फूल ऑफ द एंटीगोनिस फैमिली है। अपनी फ्यूचर की योजनाओं पर विचार करने के बाद उसने आसपास देखा और एक के बाद एक लाल तारों का जवाब दिया। आज की टैरो गैदरिंग टाइम पर होगी। उसने देखना चाहता था कि मैम हर्मिट, मिस्टर हैंगमैन वगैरह उसे कोई इंस्पिरेशन दे सकें और उसको अमोन से दूर जीतने में मदद कर सकें। बिल्कुल, एक क्लेवर एक्सक्यूज का यूज करना जरूरी था। जवाब देने के बाद भूतिए धुंध के ऊपर की दुनिया फिर से बिल्कुल खामोश हो गई। क्लाइन द फूल की सीट पर बैठा, अभी के लिए कहीं जाने को नहीं। कुछ देर खामोशी के बाद वो आगे की तरफ थोड़ा झुका और अपने राइट हैंड से अपना सर सहारा दिया, सीधे आगे देखते हुए।
लंबे धब्बे वाले टेबल पर विभिन्न स्वादिष्ट खाने और एक्सक्विजिट कैंडल्स प्रकट हो गए, और उसके आसपास की ऊंची कुर्सियां अब और ज्यादा करंट जमाने के स्टाइल की लग रही थीं। एक के बाद एक आकार आए। उनमें से एक बूढ़ा था जिसकी आवाज बुलंद थी और चैप्टर 1117 रिचुअल। बैकलैंड, नॉर्थबोरो। लेनर्ड, जिसने अभी अपनी टीम के लिए एक मिशन सेट किया था, ने अनंत भूतीय धुन देखी और मिस्टर फूल का जवाब सुना। उसने लंबी सांस छोड़कर धीरे से कहा, लगता है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मिस्टर फूल नॉर्मल के हिसाब से जवाब दे रहा है और टैरो गैदरिंग बुला रहा है, इसका मतलब है कि उसने अमोन से लड़ाई जीत ली है। इस तरह क्लेन अपनी मुश्किल से निकल गया होगा। लेनर्ड के दिमाग में पहले जोरोस्ट की थोड़ी सी बुढ़ापे वाली आवाज आई, जो हंसी के साथ बोली, अंडे के छिलके गिनने से पहले देख लो कि अंडा हिला है या नहीं। जब तुम सेफिरा कासल में जाओगे, देखना कि क्या द फूल अपनी राइट आई पर मोनोकल पहने हैं। क्या तुम कह रहे हो कि प्रेजेंट फूल अमोन हो सकता है जो डिस्गाइज किया हुआ है? लेनर्ड की पलकें फड़क पड़ी। उसने जल्दी से पूछा। पेलेज ने सांस छोड़कर कहा, इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अमोन ऐसी चीज कर सकता है। मैं ध्यान दूंगा। लेनर्ड की आराम वाली मानसिक स्थिति फिर से टाइट हो गई। द फ्यूचर पर, सोनिया सी में। मिस्टर फूल इतने टाइम बाद जवाब दिया, इसका मतलब है कि द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो का गायब होना उसके प्लान से जुड़ा था। पक्का नहीं कह सकता। शायद इस पीरियड में मिस्टर फूल का जवाब न देना गवर्नमेंट स्पैरो को बचाने के लिए था, और अब उसने सफलता हासिल कर ली। उसने सीधे इस मामले का जिक्र नहीं किया। उसने टैरो गैदरिंग पर द वर्ल्ड से स्टोरी सुनाने का प्लान किया है। मिस्टर फूल की आवाज सुनते ही कैटलिया के दिमाग में कई विचार आए। क्वीन मिस्टिक के खत से उसे शक था कि जॉर्ज थर्ड की मौत मिस्टर फूल के इंटरफेरेंस की वजह से हुई थी। द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो का गायब होना भी इसी मामले का हिस्सा था। कैटलिया का पहला रिएक्शन था कि क्वीन मिस्टिक बर्मिडेट को खत लिखे और बताए कि गवर्नमेंट स्पैरो मिल गया है, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने अपनी इच्छा को दबाया और उसने दोपहर की गैदरिंग में हिस्सा लेने की तैयारी की। वो डिटेल्स जानना चाहती थी और समझना चाहती थी कि क्या बोल सकती है और क्या नहीं, क्वीन मिस्टिक को फीडबैक भेजने से पहले। कुछ भी हो, लगता है मामला सुलझ गया। एडमिरल ऑफ स्टार्स ने सांस छोड़कर खिड़की के पास आराम से बैठकर नीले आसमान को देखा। सोनिया आइलैंड के एक प्रिमिटिव फॉरेस्ट की पेरिफेरी में एल्जर विल्सन एक पतली ट्री की शाखा पर खड़ा था, पोर्ट और दूर के नीले आसमान को देख रहा था। उसके आसपास की तेज हवाएं बिखरी नहीं, बल्कि आसपास के पेड़ों को प्रभावित कर रही थी। जब आदर्श भूतीय धुंध दिखाई दी, एल्जर पहले खुश हुआ, फिर थोड़ा डर गया। मिस्टर फूल इतने टाइम बाद जवाब दिया, इसका मतलब है कि उसकी पहली स्थिति में कुछ एबनॉर्मल था, लेकिन वो अब रिकवर हो गया। उसने द सन के अनशैडोड क्रूसिफिक्स के लोन रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया। उसने मेरा टेस्ट पकड़ लिया और मेरे छुपे हुए विचारों का पता लगाया। आगे ऐसे काम नहीं कर सकता। मिस्टर फूल ने अभी सिर्फ सिंपल वार्निंग दी है, अगली बार वो सीधे सजा दे सकता है। भगवान की परीक्षा मत करो, भगवान की परीक्षा मत करो। अपने विचार तेज करते हुए एल्जर ने सर झुकाया और भक्ति से कहा, आपकी दया और क्षमा के लिए धन्यवाद। बैकलैंड, हॉल फैमिली के आलीशान विला के अंदर। मिस्टर फूल ने मेरा सवाल मिस्टर वर्ल्ड तक नहीं पहुंचाया। क्या इसीलिए कि दोपहर की टैरो गैदरिंग नॉर्मल होगी और हमें बात करने का टाइम मिलेगा? ऑड्री ने डिले इन रिस्पॉन्स से कुछ समस्याएं समझ ली। ज्यादातर मिस्टर फूल का जवाब बहुत टाइमली होता है, इस बार 15 मिनट से ज्यादा। वो दूसरे मामलों में व्यस्त थे, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स। क्या जॉर्ज थर्ड की मौत से जुड़ा है? कुछ भी हो, 15 मिनट की डिले इतनी सीरियस समस्या नहीं है। ऑड्री ने तुरंत अपने विचार वापस खींच लिए और बहुत बेहतर महसूस किया। बाद में मिस्टर वर्ल्ड से सच पता चल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि इस इंसिडेंट के और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, फुल स्केल वॉर के अलावा। अभी वॉर ऑलरेडी अनअवॉइडेबल है। बैकलैंड, नॉर्थबोरो, सेंट सैमुअल कैथीड्रल के नीचे। मिस्टर फूल ने नहीं कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। एमलिन वाइट एक कप लाल लिक्विड पकड़कर भौंतर सोच रहा था। फिर उसने जवाब के सिंबॉलिक मीनिंग को दूसरे एंगल से इंटरप्रेट किया। मिस्टर फूल ने खास तौर पर बताया कि दोपहर की टैरो गैदरिंग नॉर्मल होगी। वो मुझे बताना चाहता है कि इस संकट से निकलने का मौका एक मेंबर के पास है। क्या द स्टार? एनीवे, मैं इस हफ्ते तक निकल जाऊंगा। एमलिन को प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया गया था और सेंट सैमुअल चर्च के चैनिस गेट के पीछे रखा गया था। इसलिए चाहे बैकलैंड के आउटस्कर्ट्स में कुछ भी हो, उस पर असर पड़ने की संभावना कम थी। और इसके अलावा उसके लिए अचानक से जेल से भागकर ब्लड एम्परर रूइंस जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए जब क्लेन ने पिछले हफ्ते दूसरे मेंबर्स को हिंट दिया तो एमलिन इसमें शामिल नहीं था। सिटी ऑफ सिल्वर में, बर्ग के घर में। मिस्टर फूल का जवाब सुनते ही डेरेक बेड से कूद पड़ा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट झलक रही थी। मिस्टर फूल गायब नहीं हुए। मिस्टर फूल ने सिटी ऑफ सिल्वर को क्रिएटर की तरह नहीं छोड़ा।
उसने कुछ देर इधर उधर चलकर अपनी इच्छा को कंट्रोल किया कि वो तुरंत रूम से बाहर जाए और चीफ को अच्छी खबर सुनाए। लेकिन 1 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी और अनुभवों के बाद अंत में वो शांत हो गया और उसने निर्णय लिया कि वो पहले टैरो गैदरिंग अटेंड करे, ब्लेसिंग्स की प्रतिज्ञा हासिल करे, फिर चीफ से मिले। शायद इस पीरियड में जवाब न देना एक टेस्ट था जो मिस्टर फूल ने मुझ पर, चीफ पर और सिटी ऑफ सिल्वर पर किया। वो देखना चाहते थे कि क्या हम जल्दी से फॉलन क्रिएटर की तरफ झुक जाएंगे। पता नहीं कब से डेरेक के सोचने का तरीका द हैंग्ड मैन के कलरफुल विचारों से प्रभावित हो गया। बिल्कुल, इसके चलते उसके कोई और विचार नहीं थे। जैसे उसको पता था देवताओं के लिए अपने भक्तों की परीक्षा लेना बहुत नॉर्मल बात थी, तब क्रिएटर ने भी ऐसी कई धारणाएं छोड़ी थी। विचार करने के बाद भी डेरेक अभी भी बैठ नहीं पा रहा था और वो अपने कमरे में इधर उधर चल रहा था। उसने कभी टैरो गैदरिंग के लिए इतनी उम्मीद नहीं की थी, स्पेशली दोपहर की। सिटी ऑफ सिल्वर में, फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में दोपहर एक रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टाइम कंफर्म करने के लिए काफ़ी लेबल्स नहीं थे। वो सिर्फ बिजली की फ्रीक्वेंसी से दिन रात को डिफाइन कर सकते थे, ज़्यादा डिटेल्स में जाए बिना। बैकलैंड, ईस्ट बोरो, 2 बेडरूम रेंटल अपार्टमेंट के अंदर। हाँ, मिस्टर फूल का जवाब पाकर फॉर्स अपनी हंसी नहीं रोक पाई। एक बेस्ट सेलिंग ऑथर होने के नाते उसकी इमेजिनेशन काफ़ी रिच थी। मिस्टर फूल के जवाब देने से पहले उसने एक के बाद एक भयानक कहानियां सोच ली। मिस्टर फूल ने अपनी मौत के बदले जॉर्ज III की फेलियर खरीदी। मिस्टर फूल की चाल देवताओं ने पकड़ ली और उस पर हमला हो गया। मिस्टर फूल के पुराने जख्म फिर से खराब हो गए और वो गहरी नींद में चले गए। उनके ब्लेसिंग्स के बिना द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो उनके दुश्मनों से भाग रहा है। ये कहानियां एक जैसी नहीं थी, पर अंत बिल्कुल सिमिलर था। फॉर्स फिर से पूर्णिमा की पागल बातों का शिकार हो जाती, अंत में नियंत्रण खोकर एक राक्षस बन जाती। फॉर्स ने सांस छोड़कर मुस्कुराते हुए शियो से कहा, आज ही मुझे एहसास हुआ कि मिस्टर फूल मेरे दिल का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। एक वो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें जल्दी से डेमीगॉड बनना होगा और पूर्णिमा के श्राप से बिल्कुल निकलना होगा, शियो ने सीरियस होकर जवाब दिया। टैरो क्लब ज्वाइन करने के बाद उसे अपनी दोस्त की असली स्थिति का पता चल गया था। हाँ, फॉर्स ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, एनीवे, मुझे सेलिब्रेट करने के लिए 1 ग्लास वाइन चाहिए। भूतिए धुंध के ऊपर सेफिरा कासल के अंदर शांत होकर क्लेन ने कॉजिटेशन का यूज करके अपनी स्पिरिट बॉडी की स्थिति वापस पा ली। जब मैंने पहली बार कॉजिटेशन सीखा तो मुझे ऐसी चीज सोचनी थी जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ताकि मैं अपने मन को खाली कर सकूं। तब मेरा पहला रिएक्शन अर्थ की एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को आउटलाइन करना था, पर मैं सफल नहीं हुआ। है, तब मैंने ज्यादा नहीं सोचा। अब सोचता हूं ये पहले से ही कुछ समस्याओं का इशारा था। ये वो चीज नहीं जो दुनिया में नहीं है, बल्कि वो है जो इतिहास की धुंध में दबा दी गई है। क्लेन ने अपनी आंखों के पास रब किया और स्वाभाविक रूप से बीती हुई एक बात याद की। उसने तुरंत अपना ध्यान एक जगह किया और टैरो क्लब से पहले मिरेकल इन्वोकर की दवा का फॉर्मूला हासिल करने की योजना बनाई। अभी अमोन सहानुभूति से उस जगह की रक्षा कर रहा है जहां मैं मरा, इसलिए मैं सिर्फ सेफिला कासल में रह सकता हूं, इसलिए और कुछ नहीं कर सकता। कुछ सोचने के बाद उसने प्राचीन महल के बाहर हाथ बढ़ाया और भूतिए धुंध के हिस्टोरिकल वॉइड से एक चीज खींची। वो एक काला नोटबुक था जो हार्ड पेपर कवर से बना हुआ था। एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक। बिल्कुल सही, ये यूनिकनेस का प्रकट रूप नहीं है, बस द हाफ फूल ऑफ एंटीगोनस की कुछ ताकतें वहां छोड़ दी गई हैं। क्लेन ने सांस छोड़कर नोटबुक को अपने सामने वाले लंबे ब्रॉन्ज टेबल पर फेंक दिया। ये इसलिए क्योंकि नोटबुक की कंटेंट समस्या पैदा कर सकती थी। उसने इसके जरिए सीक्वेंस 2 मिरेकल इन्वोकर का फॉर्मूला समझने का इरादा नहीं किया, वो इसे सिर्फ डिविनेशन के मीडियम के तौर पर यूज कर रहा था। इसके बाद क्लेन ने एक पेन और पेपर मटीरियलाइज किया और एक डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। इस नोटबुक का ओरिजिनल मालिक। पेन नीचे रखकर उसने पेपर और नोटबुक उठाया, कुर्सी के पीछे तक झुके और अभी लिखे शब्दों को दोहराया। 7 बार दोहराने के बाद वो एक धुंधले सपने में चला गया। उसने बड़ों को छूते हुए एक पहाड़ देखा। पहाड़ की चोटी पर एक झिरी हुई ऊंची इमारत थी जो असली दुनिया से अलग थी। इमारत में कई जगह मॉस और घास से ढकी हुई थी। हॉल के आखिर में एक बड़ा पत्थर का कुर्सी था। इसकी सतह पर धीमी चमक वाले रत्न और सोना जड़ा हुआ था। बीच में अनेक पारदर्शक कीड़े एक झुंड में झुके हुए थे, धीरे धीरे लरज रहे थे और पैटर्न से ढके फिसलने वाले टेंटिकल्स की तरह फैल रहे थे। पहले के अलग इस बार क्लेन ने राक्षस को सीधे और साफ देखा, उसका असली रूप देखा। भूतिए धुंध के ऊपर वाली इमारत अचानक तेजी से हिलने लगी और क्लेन की मूर्ति हवा में लटक गई। अगले सेकंड उसका स्पिरिट बॉडी बिखरकर अनेक लरसते हुए वर्म्स ऑफ स्पिरिट बनकर जमीन पर रेंगने लगा। सेफिरा कासल तुरंत कंप गया और सब कुछ अपनी असली स्थिति में वापस आ गया। क्लेन का स्पिरिट बॉडी फिर से बन गया। वो द फूल की सीट पर बैठा अपनी आंखों के पास रब किया और कठोर मुस्कुराहट से बोला, ये पक्का द हाफ फूल है जो यूनिकनेस रखता है।
खुद से बोलने के बाद क्लेन ने थोड़ा याद किया, फिर पेन उठाकर मिथिकल क्रीचर के राज को झांककर पाए हुए ज्ञान को लिखना शुरू किया। सीक्वेंस 2, मिरेकल इन्वोकर। मेन इंग्रेडिएंट्स: डार्क डेमोनिक वुल्फ, गॉड ऑफ विशेस का एक दिल या दूसरे मिरेकल इन्वोकर की बेयॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स: डार्क डेमोनिक वुल्फ के 300 मिलीलीटर खून, एक वर्म ऑफ टाइम, एक वर्म ऑफ स्टार। एडवांसमेंट रिचुअल: बीती हुई इतिहास की एक चीज को वापस प्रेजेंट युग में ले आओ। चैप्टर 1171, द थर्ड वन। बीत गई इतिहास की एक चीज को वापस प्रेजेंट युग में लाओ। वापस लाओ, बस दिखा दो नहीं। दोनों के मतलब बिल्कुल अलग हैं। सिर्फ फोर्थ या थर्ड इपॉक का सच्चा इतिहास लिखकर फैलाना रिचुअल पूरा करने के लिए काफी नहीं होगा। क्लाइंट का राइट हैंड जो फाउंटेन पेन पकड़े हुए था, रुक गया। उसने स्वाभाविक रूप से मिरेकल इन्वोकर पोशन की डिटेल्स का एनालिसिस किया। कुछ सोचने के बाद उसको एक ऐसी चीज मिली जो बिल्कुल रिचुअल की रिक्वायरमेंट से मैच करती थी। वो था सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों को फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से निकलवाकर नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट्स वापस ले जाना। इस 2-3 हजार साल से छुटी हुई इतिहास को वापस प्रेजेंट युग में लाना। ये अमोन से भागने से ज्यादा आसान नहीं है। फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से निकलने का एक ही तरीका है, जायंट किंग्स कोर्ट में जाकर डार्क एंजल ससरिर की गहरी नींद वाली पैलेस का दरवाजा खोलना। ये प्राचीन सूर्य देवता की नेगेटिव पर्सनालिटी है। ये किंग्स ऑफ एंजल्स में पहले नंबर पर है और लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, हेवन का डेप्यूटी के नाम से जानी जाती है। वो अभी के अमोन से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। इसके अलावा उसकी अब की हालत पर कई देवताओं की नजर है। हाँ, अमोन से भागने के मुकाबले इसमें ज्यादा कंट्रोलेबल पहलू ये है कि मैं काफी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। क्लाइंट ने धीरे से सांस छोड़ी और महसूस किया कि रिचुअल पूरा करने की कुछ संभावना है। असल में उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि उसके बिना भी सिटी ऑफ सिल्वर बार बार कोशिश करती रहेगी जायंट किंग के घर का दरवाजा खोलने और इस उजड़े हुए स्थान से निकलने का तरीका ढूंढने का। जैसे दीपक के आसपास माचिस के कीड़े, चाहे मौच ही क्यों ना हो। कुछ भी हो, मेरे हिस्सा लेने से सफलता की संभावना अब से ज्यादा ही होगी। क्लाइंट ने अदृश्य रूप से डार्क एंजल के सोने की जगह का दरवाजा खोलकर अमोन को अट्रैक्ट करने, हंगामा पैदा करने और डार्क एंजल के जागने से होने वाले नुकसान को कैंसिल करने की सोची। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिससे वो अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन अंत में उसने ये विचार रद्द कर दिया क्योंकि वो बहुत खतरनाक था। अमोन के साथ कुछ वक्त बिताकर और आखिरकार एक किंग ऑफ एंजल्स के स्टार का एहसास पाकर क्लाइंट ने स्वाभाविक रूप से इन भयंकर मौजूदात से डर महसूस करना शुरू कर दिया था। वो अब उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल हंगामा पैदा करने के लिए नहीं करना चाहता था। बस उनका मौजूद होना ही आसपास के बियॉन्डर्स और पूरे क्षेत्र को ठीक नहीं हो सके वाला नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में उन पर भरोसा करते हुए हंगामा पैदा करने की कोशिश अब सिर्फ खाई के किनारे चलना नहीं रहा। एक चूक हुई तो खाई में गिरकर हमेशा के लिए तबाह हो जाना। इसलिए बेहतर है कि ऐसी कोशिश ही ना की जाए। जब तक उसके पास कोई और चारा ना हो और भागना सिर्फ उसकी ख्वाहिश बनकर रह जाए, क्लाइंट ऐसी कोशिश नहीं करना चाहता था। सच है, मिरेकल इन्वोकर की बियॉन्डर ताकत का एक हिस्सा इतिहास से आता है, इसलिए ही ऐसी रिचुअल की जरूरत है। दूसरे स्कॉलर्स ऑफ योर ने ये कैसे पूरा किया होगा? लंबे ब्रॉन्ज टेबल पर रखे पार्चमेंट को देखकर उसने दूसरे एंगल से एक पॉसिबल हल सोचा। अगर मैं होता तो सिर्फ एक ही हल सोच सकता, कुछ लोगों या इतिहास को असली दुनिया से अलग कर दूं। जब वो भूल जाएंगे तब उन्हें प्रेजेंट युग में वापस लाऊं। इसमें शायद सदियां या और ज्यादा टाइम लग जाए। काफी ईविल एक्ट है। मुझे द पीच ब्लॉसम फ्रिंज याद आ रहा है। बाहर की दुनिया से दूर यूकोपिया में रहने वाले लोग कुछ खास गुण रखते हैं। कुछ सोचने के बाद क्लाइंट को यकीन हुआ कि स्कॉलर्स ऑफ योर के लिए इस रिचुअल की मुश्किल ये थी कि क्या वो रिचुअल तक जिंदा रह पाएंगे, और ऐसे सेल्फ आइसोलेशन को बीच में रोकने वाले काफी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स ने इन समस्याओं को अच्छी तरह सुलझा दिया है, लेकिन इसके साथ बड़ी समस्याएं भी लाई हैं। डार्क एंजल ससरिर, हेवन के इस डेप्यूटी की अब की हालत क्या है? क्या ये प्राचीन सूर्य देवता के वापस आने से जुड़ा है? ऐसे मामले का लेवल अभी इस दुनिया की छत तक पहुंच गया है। मैं हमेशा ऐसे मामलों में क्यों फंसता हूं? क्लाइंट ने खुद पर हंसकर सोचा। वो अंदाजा लगा सकता था कि यह सेफरा कासल की वजह से आई उसकी तकदीर का नतीजा था। आखिर ब्लास्फीमर अमोन ऐसी तकदीर उठाने को तैयार नहीं था। अपने भटकते हुए विचारों को वापस खींचकर उसने अपना ध्यान फिर से मिरेकल इन्वोकर पोशन फॉर्मूला पर लगाया। वर्म ऑफ स्टार अप्रेंटिस पाथवे से है। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स में 3 नेबरिंग पाथवेज की 3 हाई ग्रेड स्पिरिचुअल मटेरियल्स हैं। मैं वर्म्स ऑफ टाइम को ऑलरेडी फेट साइफन चार्म्स बना चुका हूं, उन्हें वापस नहीं ला सकता। लेनार्ड के दादा से एक और उधार मांगू? उसे उधार कैसे बोल सकते हैं? मैं अपग्रेडेड वर्जन का येस्टरडे वंस मोर चार्म गेकर एक्सचेंज करूंगा। वर्म ऑफ स्टार कहां से लाऊं? रियल वर्ल्ड में रहने वाले अप्रेंटिस पाथवे के डेमीगॉड्स ज्यादा नहीं हैं। अरोरा ऑर्डर का सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस? लेकिन मैं फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में फंसा हूं, उससे डील नहीं कर सकता।
सिर्फ मैम हर्मिट और क्वीन मिस्टिक से मदद मांग सकता हूँ। साथ ही मिस मजिशियन को जल्दी से ट्रैवलर बनने के लिए कहना होगा। हाँ, मैं उसे अपने टीचर से भी पूछवा सकता हूँ कि वर्म्स ऑफ कॉस्मॉस कहाँ मिल सकते हैं। असल में सिर्फ एक ही मेन इंग्रेडिएंट है, या तो डार्क डेमोनिक वुल्फ का दिल या फिर दूसरे मिरेकल इन्वोकर्स की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक। अब दो एक साथ नहीं रहे। हाँ, इसका मतलब ये भी है कि इस स्टार पर बिखरे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं। डार्क डेमोनिक वुल्फ को गॉड ऑफ विशेस भी कहते हैं। वो एक स्टैंडर्ड एंजल है, सब्सिडरी गॉड है। अगर मुझे कोई उपयोगी मटेरियल नहीं मिला तो क्या मैं एक देवता को मारूं? एंजल का लेवल ऑलरेडी एक छिपा हुआ मौजूद समझा जाता है। सीक्वेंस 3 से इसमें फंडामेंटल अंतर है। सिर्फ सोचकर ही डर लग रहा है। जिन हेल्पर्स की लिस्ट बनाई जिनके साथ वो जुड़ सकता था, उसके बाद वो काफी आरामदायक महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि जब कर्ज की राशि एक खास हद पार कर लेती है तो वो उनसे डर नहीं लगता। उसने फाउंटेन पेन पकड़े हुए अपना राइट हैंड उठाया और जो कुछ पहले सीखा था उसे लिखना जारी रखा। इसका ज्यादातर हिस्सा वो था जो उसे पहले से पता था और वो सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। अंत में उसने 5 मिनट के कोने पर अधूरी जानकारी लिखी। सीक्वेंस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज, मेन इंग्रेडिएंट्स, अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक। इस जानकारी का मतलब ये था कि सीक्वेंस 1 की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे तरीकों से पाना मुश्किल है। सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। उनमें से एक हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज के मेन पीक पर मौजूद द हाफ फूल के पास है, वो यूनिकनेस के साथ है। दूसरी ज़ेराथुल के पास है। एक और बची है। लेनर्ड के कहने के मुताबिक ट्रू क्रिएटर के पास उसकी लोकेशन के क्लूज हैं। वो कहाँ हो सकती है? हाँ, लिटिल सन और बाकी लोगों ने नॉर्दर्न सिटी लुइंस नॉइज में शेप शिफ्टर्स का शिकार किया था। वहां सीयर पाथवे का कोई हाई लेवल मौजूद छिपा हुआ है। पता नहीं वो मिरेकल इन्वोकर से मिलता है या अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज से। क्लाइंट के मन में एक विचार आया और उसने सोचा कि जब वो जीता और अमोन से भागा तो नॉइज जाकर एक शुरुआती इन्वेस्टिगेशन करेगा। पाए हुए ज्ञान को हजम करने के बाद उसने कचरे के ढेर से अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच बुलाई और उसे खोलकर टाइम देखा। ब्लड एम्परर्स रुइन को तबाह करने से पहले उसने अपनी जरूरत ना पड़ने वाली कई चीजें भूतिया धुंध के ऊपर चढ़ा दी थीं ताकि कोई नुकसान न हो। इसके बावजूद लड़ाई और आखिरी आत्महत्या के बाद उसने काफी कुछ खो दिया और वो सब बहुत कीमती चीजें थीं। सिर्फ सोचकर ही उसका नियंत्रण खोने वाला था। ग्रॉसेल्स ट्रैवल्स, डेथ नेल, क्रीपिंग हंगर, फेट साइफन चार्म, फ्लेयरिंग सन चार्म्स, मैरियोनेट कोनास और उसका इक्विपमेंट, मैरियोनेट एन्यूनी और उसकी 2 रिंगे और एडवेंचरर हारमोनिका। नहीं, अब और नहीं सोच सकता। शुक्र है मैंने पहले ही अजिक की कॉपर विसल भूतिया धुंध के ऊपर फेंक दी थी। शुक्र है मैं अभी भी इन चीज़ों के हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस बुला सकता हूँ। वो बस अलग रूप में मेरे साथ हैं। शायद ग्रॉसेल्स ट्रैवल्स के लिए नहीं। क्लाइंट की आंखें थरकने लगीं और वो भारी महसूस करने लगा। उसने सांस छोड़कर सीरियसली उन चीज़ों के लिए शोक मनाया, खासकर वो मिस्टिकल आइटम जो कई टाइम से उसका साथी थी, क्रीपिंग हंगर। लंबी खामोशी के बाद क्लाइंट ने अपना ध्यान जबरदस्ती वापस प्रेजेंट पर लाया। जब वो टैरो गैदरिंग के शुरू होने का इंतजार कर रहा था तब वो ऐसे ही प्राचीन सूर्य देवता और दूसरे मामलों जैसे चर्नोबिल वगैरह के बारे में सोच रहा था। अचानक उसने भौंच कर सोचा, जब से ये मेरा घर है तो कभी ट्रांसमाइग्रेटर्स थे ही नहीं। वो सब सेफिरा कासल द्वारा छोड़े गए प्राचीन इंसान थे। तो क्या केओस सी जैसे स्थानों पर भी ऐसे मौजूद हैं? क्या चर्नोबिल को एक सैंक्चुरी में बदला गया? अमोन के कहने के मुताबिक और मेरी डिविनेशन में देखे के मुताबिक प्राचीन सूर्य देवता सच में चर्नोबिल में जाग गए थे। तो क्या वो सेफिरा कासल से छोड़ा गया ट्रांसमाइग्रेटर था या एक सैंक्चुरी का बच्चा? अगर दूसरा वाला सच है तो ककून के अंदर तीसरा आदमी कौन है? ये सोचते ही क्लाइंट हैरान रह गया। उसकी प्यूपल्स थोड़ी फैल गईं। उसे एल्फ के इतिहास के बारे में कुछ अंदाजा हो गया था। वो शायद सेफिरा कैसल से जुड़ा नहीं था। इस तरह उसे अभी भी तीसरे, या सही कहूं तो पहले ट्रांसमाइग्रेटर की सही पहचान नहीं मिल रही थी। ये ट्रांसमाइग्रेटर्स इतिहास में कोई निशान नहीं छोड़ता नहीं दिख रहा था। बिना कोई झिझक क्लाइंट की चेतना भूतिया धुंध में डूब गई। सेफिरा कासल की ताकत से वो सीधे इतिहास के एक खास हिस्से में पहुंच गया। वो कई प्रकाश के टुकड़ों से बना हुआ था और सबसे साफ वो था जो लाइट डोर के ऊपर लटके झो मिंगरुई का था। और झो मिंगरुई के बगल में संबंधित इतिहास की धुंध उसके रोजल के काफी ज्ञान की वजह से तुरंत झलक उठी। उसने एक जवान लड़के को ककून के अंदर अपनी आंखें किसी तरह बंद किए हुए देखा। वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। उस फैमिलियर एहसास और स्पिरिचुअल इंट्यूशन से उसने कंफर्म कर लिया कि ये एम्परर रोजल गुस्ताव की पहली इनकारनेशन हुआंग ताओ थी। एम्परर के असली रूप को अप्रिशिएट किए बिना क्लाइंट ने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाई। वहां एक ट्रांसपेरेंट ककून था और अंदर की फिगर धुंधली सी दिखाई दे रही थी। जब उसे पहले से ही 2 लटकी हुई फिगर्स देख ली थीं तो उसने इतिहास की धुंध में कई प्रकाश के टुकड़े जला दिए थे। वो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे थे, जिससे उसे थोड़ा धुंधला क्षेत्र दिखाई दिया। अंदर की फिगर आश्कार रूप से एक औरत थी। औरत? उसके मन में एक विचार आया और उसे एहसास हुआ कि ट्रांसमाइग्रेटर्स का एनालिसिस करते वक्त उसने एक दिशा मिस कर दी थी।
ट्रांसमाइग्रेटर्स का एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट होता। वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते थे और ज़माने से आगे की कोई निशान नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन एक चीज़ अवॉइड नहीं की जा सकती थी। ये बहुत आश्कार था। सेफिरा कासिल सीयर, अप्रेंटिस और मरॉडर से जुड़ी 3 पाथवे से संबंधित था। एक ट्रांसमाइग्रेटर के पैदा होते ही उन्हें तुरंत इन 3 पाथवेज में से किसी एक से कनेक्शन बनाना पड़ता। सिर्फ क्लाइन ही नहीं, जो एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक से जुड़े मामले में फंसा, बल्कि उसे जल्द ही सीयर पोर्शन चूज करने का मौका मिल गया। इंतिस में जहां रॉजल एक्टिव था, वहां सीक्रेट ऑर्डर था और उसे जल्द ही ज़ेराथुल से पता चल गया। इस लॉजिक के मुताबिक मरॉडर अथॉरिटी रखने वाले प्राचीन सूर्य देवता बिल्कुल रीजनेबल सस्पेक्ट्स में से एक थे। क्लाइन ने तुरंत पेन और पेपर मटीरियलाइज किए और उस वक्त जाने हुए संबंधित नाम लिस्ट करने शुरू किए, जैसे फोर्थ ईपॉक के एंटिगोनस, ज़ेराथुल और अब्राहम फैमिली के लोग, या प्राचीन सूर्य देवता के आसपास के किंग्स ऑफ एंजल्स। ज्यादा देर नहीं हुई, क्लाइंट की नज़र कुछ नामों पर रुक गई। पहला आदमी और कोई नहीं, प्राचीन देवता फ्लेग्रिया था, जिसके पास आश्कार रूप से सीयर की अथॉरिटी थी। उसके पीछे उसका सब्सिडरी गॉड था, गॉड ऑफ द डेड सैलेंजर और गॉडेस ऑफ मिसफॉर्चून एमेनेसिस, बाद वाली एवनाइट गॉडेस के नाम से भी जानी जाती है। चैप्टर 1172 शांत। क्लेन ने लंबे टाइम तक अपने सामने रखे पार्चमेंट को बेहिलावट देखा। कुछ देर बाद उसने हल्के से लंबे धब्बे वाले टेबल के किनारे को थपथपाया, जिससे उसने मटेरियलाइज की हुई सब चीजें गायब कर दी। उसने अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच बुलाई, उसे खोलकर देखा, फिर उसने लिटिल सन को मैसेज भेजा कि वो टैरो गैदरिंग के लिए तैयार हो जाए। लगभग 1000 धड़कनों के बाद लंबे ब्रॉन्ज टेबल के दोनों तरफ से अंधेरे लाल किरणें उठी, अलग अलग ऊंची कुर्सियों पर अलग अलग आकारों में जमा हो गई। टाइम में कोई अंतर आए बिना टैरो क्लब के सब मेंबर्स ने आखिर में बैठी उस फिगर की तरफ देखा जो भूतिए धुंध से ढकी हुई थी। ये देखकर कि मिस्टर फूल मोनोकल नहीं पहने, लेनर्ड ने अंदर ही अंदर साई ऑफ रिलीफ लिया। फिर उसने पलटकर लंबे धब्बे वाले टेबल के नीचे की तरफ देखा, द वर्ल्ड क्लेन मोरेटी की स्थिति कंफर्म करने के लिए। उसकी तरह ही कैटेलिया, ऑड्री और फोर्स ने भी मिस्टर फूल को देखने के बाद स्वाभाविक रूप से अपना ध्यान द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो पर दिया। उनमें से एक जानता था कि द वर्ल्ड खतरे वाली स्थिति में था और सिर्फ मिस्टर फूल की ब्लेसिंग्स ही मांग सकता था। दूसरी 2 दिन से कोई फीडबैक नहीं मिला और उसे शक था कि गवर्नमेंट स्पैरो जॉर्ज III के मामले में फंस गया है और उस पीरियड में जरूर कुछ हुआ होगा। तीसरी जानती थी कि जॉर्ज III का मामला बहुत रिस्की था और उसे थोड़ी चिंता थी कि द वर्ल्ड मिस्टर वर्ल्ड को गंभीर चोट लग गई होगी। ये देखकर कि द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो बिल्कुल ठीक है और कोई अबनॉर्मल नहीं, ऑड्री ने अपनी नज़र वापस खींच ली, कर्टसी की और लंबे ब्रॉन्ज टेबल के आखिर की तरफ झुककर सलाम किया। गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। दुनिया की स्थिति और हंगामी वाली होने से उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ कि टैरो क्लब अब भी अपनी ओरिजिनल स्थिति बनाए रखेगा। इससे उसकी मूड में खास सुधार आया। टैरो क्लब के मेंबर्स के मिस जस्टिस के नेतृत्व में झुकने के बाद द फूल क्लेन ने हल्का सा सर हिलाया, सबको बैठने का इशारा किया। फिर उसने आसपास धीरे से देखा और मुस्कुराया। ऐसा लगता है तुम सब आज की टैरो गैदरिंग के नॉर्मल होने के बारे में काफी चिंता में थे। ये सुनकर एल्गर की धड़कन तेज हो गई, धड़ धड़ की आवाज आने लगी। बिना किसी शक के उसे विश्वास था कि मिस्टर फूल उसका जिक्र कर रहा था और उसे हल्की सी सजा दे रहा था, यानी उसने उसे तौबा करने का मौका दिया था। एल्गर ने सर झुकाया और कांपती आवाज में कहा, हम इतने पायस नहीं थे और हमने ज्यादा सोच लिया। मिस्टर हैंग्ड मैन मेरी तरफ से माफी क्यों मांग रहे हैं? फोर्स, जिसने शियो को कहा था कि वो मिस्टर फूल से पूछे कि क्या टैरो गैदरिंग टाइम पर होगी, एक पल के लिए थक गई, फिर सोचने से इनकार कर दिया। फिर उसने लंबे टेबल के आखिर की तरफ देखा और सर झुकाया। उसने दोहराया, हम इतने पायस नहीं थे और हमने ज्यादा सोच लिया। तो मैं अकेला नहीं था जिसने पिछले कुछ दिनों में मिस्टर फूल को प्रार्थना की। मिस्टर हैंग्डमैन का कहना है कि उन्होंने ज्यादा सोच लिया क्योंकि टैरो गैदरिंग कैंसिल होने की संभावना थी, जिससे उनके कुछ अननेसेसरी स्पेकुलेशंस हो गए। लेकिन फोर्स ने ऐसा नहीं सोचा होगा। ऑड्री ने टेबल के उस पार और फिर अपने दोनों तरफ देखा और समझ गई। द फूल ने सर हिलाया और फिर से आसपास देखा। ऐसी चिंता नॉर्मल समझी जा सकती है। उसने हंसकर सांस छोड़ी। मैंने हाल ही में द वर्ल्ड के शरीर का इस्तेमाल करके फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में अमोन के साथ एक खेल खेला। शुक्र है हमें इस टैरो गैदरिंग को छोड़ना नहीं पड़ा। उसने जो कुछ कहा वो सच था, लेकिन दूसरों ने इस जानकारी से जो नतीजे निकाले वो असली स्थिति से बिल्कुल दूर थे। और इस तरह चाहे द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो के द फूल के बराबर होने की खबर फैल जाए, टैरो क्लब के मेंबर्स सिर्फ अंदर ही अंदर ये सोचकर हंस देंगे कि अमोन फिर से अपने धोखेबाज ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। द वर्ल्ड का कुछ पीरियड के लिए द फूल के बराबर होना जरूरी नहीं है कि द वर्ल्ड हमेशा द फूल के बराबर रहा हो। सत्य का एक हिस्सा भी एक झूठ है।
अमोन के साथ खेला। ओल्ड मैन की गैस सही थी। मिस्टर फूल जानबूझकर क्लेन को इस्तेमाल कर रहे थे ब्लास्फेमर अमोन को ललचाने के लिए। लगता है उसने एक काफी सैटिस्फैक्ट्री नतीजा हासिल किया, अमोन को भारी नुकसान पहुंचाया। लेनर्ड, जिसके मन में पहले से ही स्पेक्यूलेशंस थे, उसने महसूस किया कि ये बिल्कुल उसकी एक्सपेक्टेशन से मिलता है और उसने मिस्टर फूल की बातों पर बिल्कुल शक नहीं किया। द वर्ल्ड 15 मिनट बाद जवाब इसलिए दिया क्योंकि वो अमोन से लड़ते वक्त किसी क्रिटिकल मोमेंट में था। वो अगली स्थिति में रिकवर हो गया। ऑड्री को सुनकर प्लेजेंटली सरप्राइज और शॉक हुआ। किसी अनजान कारण से उसे एक मजबूत एहसास ऑफ ऑनर हुआ। एल्गर को भी मिस्टर फूल के शब्दों से समझ में आ गया कि उसने अपनी रिकवरी की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। वो असल में किंग ऑफ एंजल्स के मुकाबले अपर हैंड हासिल करने में सफल रहा। इससे उसे अपने आप पर और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई कि उसने शक किए और द फूल की परीक्षा ली। मिस्टर फूल ने पहले ही इशारा कर दिया था कि टैरो गैदरिंग कैंसिल हो सकती है, क्योंकि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उसका और अमोन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। असल में यह भी मुमकिन है कि उसने इस एपिसोड को खुद ही पैदा किया हो, अमोन के लिए एक ट्रैप सेट किया हो। एल्गर ने तुरंत कई कनेक्शंस बनाए और महसूस किया कि ऐसे हाई लेवल मौजूद के सामने वो अपने विचारों को नहीं छुपा सकता। उसने खुद को फिर से चेतावनी दी, मैं ऐसे काम फिर नहीं कर सकता। तो मिस्टर वर्ल्ड ने कोई फीडबैक इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसका शरीर मिस्टर फूल द्वारा अमोन का सामना करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। वो किंग ऑफ एंजल्स अमोन सच में ताकतवर है। मिस्टर फूल को असल में पर्सनली एक्शन लेना पड़ा। फोर्स और शियो ने एक दूसरे की तरफ देखा। अपने पहले के सवालों पर अब कोई शक नहीं रहा। कैटलिया को द वर्ल्ड के गायब होने का कारण समझ आया। उसने ये भी अंदाजा लगा लिया कि द वर्ल्ड से कॉन्ट्रैक्चुअल टाइज रखा मैसेंजर भी फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में प्रवेश नहीं कर पाया होगा। साथ ही उसे किंग ऑफ एंजल्स के प्रेजेंट टाइम्स में स्टेज पर आने से हैरानी हुई। उसे लगा कि ये प्रलय के लक्ष्यों में से एक है। एमलिन को हाल ही की घटनाओं के बारे में पता नहीं था। उसने सिर्फ सबको एक थोड़े ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखा। किसी बैफलिंग कारण से उसे लगा जैसे उसे चैनिस गेट के पीछे 1-2 हफ्ते से ज्यादा के लिए लॉक कर दिया गया है। शायद 1-2 महीने हो गए हैं, इस हद तक कि उसे लग रहा है कि उसे अब करंट स्थिति का कोई ग्रास्प नहीं है। मिस्टर वर्ल्ड फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आया। क्या मिस्टर फूल ने उसके शरीर का इस्तेमाल करके उस भयानक अमून से जंग कराई? डेरिक को पहले अलार्म्ड हुआ, फिर उसे मजबूत खुशी हुई। इसका मतलब था कि सिटी ऑफ सिल्वर की अगली एक्सप्लोरेशन को विशाल मदद मिलेगी। उसने तुरंत लंबे टेबल के आखिर की तरफ देखा और वो अपनी बात रोक नहीं सका। हॉनरेबल मिस्टर फूल, चीफ आपकी ब्लेसिंग्स एक रिचुअल के लिए लेना चाहते हैं। क्या आप ऐसे रिक्वेस्ट से सहमत हैं? पहले ही इसकी प्रार्थना से जानकर क्लेन ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, बिल्कुल। प्रतिज्ञा पाकर डेरिक अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं सका। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि अपनी शुक्रगुजारी कैसे बयान करे। 2 सेकंड बाद उसने सर झुकाया और जोर से बोला, मेरा विश्वास सिर्फ मिस्टर फूल में है। द फूल ने सर हिलाया और मैम हर्मिट की तरफ देखा। उसने गर्मजोशी से कहा, इस बार आपके पास क्या सवाल हैं? क्वीन ने अपने खत में कुछ नहीं कहा। कैटलिया हैरान हुई। उसने निर्णय लिया कि वो पहले कुछ पूछे जो वो जानना चाहती है। आखिर वो अभी भी कई सवाल पूछ सकती हैं। उसने 2 सेकंड तक विचार किया, फिर बोला, हॉनरेबल मिस्टर फूल, जॉर्ज III की मौत के पीछे का सच क्या है? जब द हर्मिट ने ये कहा, जस्टिस ऑड्री और कंपनी ने तुरंत अपना ध्यान लगाया। यही वो जानना चाहती थीं। उनमें से द स्टार लेनर्ड को मामले की कुछ जानकारी थी। वो इस इंसिडेंट के पीछे के गहरे कारण के बारे में ज्यादा चिंता में था। और टैरो क्लब के मेंबर्स में सिर्फ एमलिन ही ऐसी स्थिति में था जो कंफ्यूजन में था। उसके मन में क्या और क्या हुआ जैसे विचार भरे हुए थे। उसने हालों में न्यूज़पेपर्स तक नहीं पढ़े थे, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि किंग जॉर्ज III की हत्या की गई थी। द सन के लिए चाहे उसे पता नहीं था कि जॉर्ज III बेवजह क्यों मरा, उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। द फूल क्लेन मुस्कुराया और शांत लहजे में बोला, जॉर्ज III ब्लैक एम्परर बनना चाहता था और इसके लिए उसने ट्यूडर रूइंस को खोदा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड पैदा किया। उसने जंग शुरू की, फेसैक एयरशिप्स को बैकलैंड पर बॉम्बार्डमेंट करने दिया। दुर्भाग्य से वो अंत में रिचुअल में फेल हो गया और रिचुअल के लिए जरूरी सीक्रेट मसोलियम तबाह हो गया। उसने पूरी घटना को अपने बनाए जा सकने वाले सबसे शांत टोन में बताया, बिना अपने किए का जिक्र किए। मिस्टर फूल के लिए खुद से स्थिति समझाना बेइज्जती की बात होगी। ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड, एयरशिप रेड, ये सब जॉर्ज III ने एक देवता बनने के लिए किए। ऑड्री की आंखें फैल गईं। उसे तुरंत वो 2 चीजें याद आ गईं जो उसने पहले एक्सपीरियंस की थीं। अचानक उसे समझ आया कि द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो जॉर्ज III को देवता बनने से क्यों रोकना चाहता है। वो जानता है कि वो एक शांत और दयालु जेंटलमैन है और वो बिल्कुल इन दोनों ट्रैजिक केसेस के पीछे वाले कल्प्रिट को बिना सजा के जाने नहीं देगा। अगर मैं होती तो मैं भी ऐसा सोचती, लेकिन मैं झिझकती और बुराई की संभावना से रुक जाती। मिस्टर वर्ल्ड के लिए वो फर्म और डिसाइसिव है। ये एक ऐसा मामला है जो देवताओं से जुड़ा है। हाँ, इस मामले में मिस्टर फूल की इच्छा भी होनी चाहिए।
ऑड्री ने एक नज़र द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो पर डाली, जो लंबे धब्बे वाले टेबल के दूसरे आखिर पर खामोश बैठा था, और उसने हल्का सा सर हिलाया अपनी सहमति दिखाने के लिए। ब्लैक एम्परर जॉर्ज थर्ड देवता बनना चाहता था। हाँ, मिस्टर फूल के पास ब्लास्फेमी की ब्लैक एम्परर कार्ड है। गर्मन स्पैरो पहले ग्रेट स्मॉग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले की जांच कर रहा था। बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके पीछे ऐसा राज छिपा था। लगता है मिस्टर फूल का लक्ष्य पूरी तरह हासिल हो गया। उसका प्लान सफल रहा। इसलिए मिस्टर फूल ने अपनी रिकवरी की तरफ एक और कदम बढ़ाया। वो अब एक किंग ऑफ एंजल से हेड ऑन सामना कर सकता है। एल्गर जितना ज्यादा सोचता गया उतना ज्यादा डरा और स्पिरिटेड हो गया। उसे लगा चाहे उसे पहले से कुछ क्लूज पता थे, लेकिन वो मिस्टर फूल की सेटअप से बिल्कुल अनजान था। लेनर्ड, फोर्स और बाकी टैरो क्लब के मेंबर्स के शौक के बीच कैटलिया, जिसे पहले से ही प्रीमॉनिशन था, अपने इमोशंस को दबाकर दूसरा सवाल पूछने का निर्णय लिया। हॉनरेबल मिस्टर फूल, इस मामले पर 7 देवताओं का एटीट्यूड क्या है?